अब आप चप्पल पहन के, टी शर्ट पहन के आंख मारें पार्लियामेंट में तो वो आपकी मर्जी है। तो वो जो रिएक्शन इतनी देर से नहीं हो पा रहा था, कई जगहों पे वो एक्सेसिव होगा, पर मेरे ख्याल से वो एक्सेसिव अभी जरूरी है। एकमात्र देश है जहाँ पे मेजॉरिटी कहती है एंटी कन्वर्जन लॉ लाओ। ईच एंड एवरी मंदिर, एक मंदिर जिसको किसी ने तोड़ा गया या जबरन उसको कन्वर्ट किया गया किसी और स्ट्रक्चर में, वापस लिया जा सकता है, फुल स्टॉप। पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा था नीता अंबानी जी का हार, और भाई उसमें एक बोला, यही बोला, अरे भाई एक हार हमें दे दे, हमारी जीडीपी बढ़ जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केडीके का पॉडकास्ट चैनल, और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे हमारे मित्र जिन्हें हम बहुत टाइम से चाहते थे कि हमारे पास आएं और बात करें। और मेरे ख्याल से एक राष्ट्रवादी विचार रखने वाले, लॉ में ये अपना ये अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो एकमात्र व्यक्ति ईशकरण भंडारी। तो ईश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपने बुलाया, बहुत बढ़िया कॉफ़ी पिलाई जो मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा था। थैंक यू सो मच। तो आपको भी किसी को पीनी हो तो आ जाना यार। ज़रूर आना, बट ये बहुत हेवी चार्ज कर रहे हैं कॉफ़ी का, जो मुझे समझ आया है। तो बच के रहिएगा। वो कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ, देयर आर नो फ्री कॉफ़ीज आल्सो इन लाइफ। इसके लिए उन्होंने कहा है 1.5 घंटा बैठ के बात करनी है। तो भाई ईश भाई, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये मतलब अगर इस गवर्नमेंट को देखें तो इस गवर्नमेंट ने डीकोलोनाइजेशन बहुत सारा किया है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। अगर देखें, चाहे वो नेवी का सिंबल बदलना हो या फिर और भी कई सारी चीज़ें हों, तो राजपथ का कर्तव्य पथ करना हो, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। उस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी हमने बनाया है। पर ये जो वकील लोग हैं, मतलब आपसे तो वही शुरू करोगे, वही क्वेश्चन पूछना ज़रूरी भी है। ये वकील लोगों का काला कोट गर्मियों में भी पहन के रहते हैं बेचारे, ये कब जाएगा या इसकी जगह कुछ और आ सकता है? देखिए, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। जो आपने बात कही बिल्कुल वो सही थी। मुझे जब कोर्ट में आया तो मुझे लगा कि काला कोट क्या, उससे भी ज़्यादा जो सफोकेटिंग होता है, आप बैंड पहनते हो, तो बैंड पहनने के लिए आपको ये बंद रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपकी कोई ब्रीदेबिलिटी नहीं होती, हवा नहीं आती। ट्रायल कोर्ट में जाते हो, चलो हाई कोर्ट तो सेंट्रली एयर कंडीशनड है, ट्रायल कोर्ट में जाते हो, और उस समय तो बिल्डिंग्स की हालत बहुत ख़राब थी। अब तो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, पर कहीं भी जाते हो गर्मी तो है ही है वो। तो मुझे लगा कि ये बड़ी अजीब सी बात है, क्यों काला कोट रखा हुआ है, नहीं रखना चाहिए। पर मैं तभी कहता हूँ सिस्टम्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज़ों ने सिस्टम बना दिया और वो हम आज भी नहीं तोड़ पा रहे, और इसके लिए तोड़ने में रेजिस्टेंस आपको वकीलों से ही मिलेगी। सफ़र वकील ही कर रहे हैं। हाँ। पहनना काला कोट वकील को ही पड़ रहा है। हाँ। सफ़र वकील ही कर रहे हैं, पर तोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जब मैंने शुरू में बोला, वो भी होता है ना, अपने आप आके आप जब आते हो किसी भी प्रोफेशन में, आपको लगता है भाई बहुत आप कुछ चेंज भी कर सकते हो, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, जो हर 22-23 साल के लड़के के दिमाग में होता है ये प्रोफेशन के अंदर आते ही। तो सबने कहा नहीं, ये तो हमारी वर्दी है। मैंने कहा वर्दी मतलब, बोलते हैं अगर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, एक आम आदमी जब जाता है, पुलिस का रवैया आप जानते ही है कैसा होता है। वकील जा रहा है अपने क्लाइंट के लिए, पुलिस का रवैया वकील के साथ थोड़ा अलग हो जाता है। तो वो काला कोट देखते ही समझ जाता है कि गर्मी में ये काला कोट पहन के आया है ये तो वकील ही है। या आप लैंड रेवेन्यू जाते हैं, म्यूनसिपालिटी, एमसीडी के दफ्तर में, शुरू में एमसीडी दफ्तर जाता था, तो आप एमसीडी दफ्तर जाते हैं या किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में जाते हैं, तो मैंने फाइंड आउट किया कि बहुत लॉयर्स को ये कंफर्ट लेवल लग रहा था कि एटलीस्ट हम इस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो लोग हमें एज अ लॉयर पहचान रहे हैं। और वो रिस्पॉन्स में डिफरेंस आता है जब आप वकील से कोई ब्यूरोक्रेट बात कर रहा होता है वर्सेस कोई कॉमन आदमी से वो बात कर रहा होता है। तो इसकी जड़ तो सिस्टम है। अब सिस्टम जो बन जाए उसको चेंज करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। दूसरा ये तर्क आना शुरू हो गया कि कम से कम कोट पैंट की वजह से लोग कोर्ट में एक फॉर्मल अटायर में आते हैं, नहीं तो आप क्या अटायर बनाएंगे, कौन से ड्रेस में आएंगे, कोई टी शर्ट में आ जाएगा। इन सबके सॉल्यूशंस हैं, इन सबके जवाब हैं। बट सिस्टम जो बन जाए, जो मेरा लार्जर पॉइंट है, वो सिस्टम से निकल पाना। अंग्रेज़ों को ये सिस्टम बनाने आते थे, और तभी पिछले 10 साल भारत के लिए ज़रूरी हैं और अगले 5 साल भारत के लिए ज़रूरी हैं कि हम ऐसे सिस्टम्स बना दें कि सरकार रहे ना रहे, सिस्टम इतना जकड़ जाता है, उस सिस्टम के आसपास ऐसे बेनिफिट्स बन जाते हैं कि काले कोट में सफ़र करते हुए भी वकील काला कोट पहनते हैं।
हाँ, नहीं मतलब इसमें अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछे इसके ऊपर तो यही पूछेगा ना कि वर्दी तो आप दूसरी भी बना सकते हो ना, कि कोई इंडियन अटायर देख लो या कोई स्टैंडर्ड कलर देख लो, उसमें नॉर्मल क्लोथ्स देख लो, उस तरीके से भी हो सकती हैं चीजें, या नहीं? मैंने बोला आपको कि जवाब तो है इस बात का। मैंने क्या बात शुरू की, दो अलग पॉइंट है ना। मैंने तो सफरिंग क्लास कौन है? वकील। वकील है। सफरिंग क्लास होने के बाद भी सिस्टम्स की एक ऐसी वैल्यू होती है जकड़ लेने की आपको, कि उसको तोड़ना, इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम इतना मुश्किल है, इतना एफर्ट है। कौन सा रंग लाओ, फिर अब आजकल तो रंग में भी लड़ाई हो जाएगी कि सेकुलर इनफ है नहीं है, सेकुलर इनफ है या नहीं है। हमारे प्रियम्बल में तो सेकुलर है, तो आपके रंग सेकुलर हैं या आपके रंग नॉन सेकुलर हैं, तो पहले तो ये बहस होगी। उसमें फिर पीआई डलेगी, फिर वो अब क्या, हर कोर्ट अपनी जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा बैठ के कि कपड़े क्या पहनेंगे वकील, और उसका चैलेंज होगा, फिर क्या सरकार उस पर लॉ लाएगी। तो वही सिस्टम चेंज करने का जो इनर्शिया है वो इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि सिस्टम चेंज नहीं हो पाता। मतलब वो कॉज से बड़ा पूरा हो जाता है। तो हाँ ठीक है, इतना एफर्ट मारे चेंज करने के लिए, तो वो वाली जो टॉपिक है ना, क्योंकि चेंज तो हो सकता है बहुत इजीली। आप कोई एथनिक कर सकते हैं, आप बहुत इजीली समर्स के लिए अलग ड्रेस कर सकते हैं, विंटर्स के लिए अलग कर सकते हैं, वेरी डूएबल, बट चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। मतलब इसमें फिर पार्लियामेंट वाला भी बात आ जाती है कि पार्लियामेंट में भी तो लोग सही कपड़े ही पहन के जाते हैं, वहाँ पे तो कोई ड्रेस नहीं है। हाँ, तो अपना सबका नहीं, पार्लियामेंट में कहाँ सही पहन के जाते हैं? बहुत लोग टी शर्ट पहन के चप्पल पहन के आ रहे होते हैं। युवा नेता है हमारे देश के। देखो हर जगह की गरिमा है, सही बात, टी शर्ट पहनना बहुत अच्छा है, हाँ। बट आप पार्लियामेंट जा रहे हो, वहाँ की एक गरिमा है। आप कुछ भी पहनो, थोड़ा तो फॉर्मली ड्रेस। हम जब हमें तो ये बेसिक बातें सिखाई गई थी, हम इतने वो ऐसे परिवारों से नहीं है कि नहीं सिखाया गया कि भैया ऑलवेज ड्रेस फॉर द जॉब यू अस्पायर फॉर। ये भी नहीं कि जॉब में हो, अगर आपको सीनियर पोजीशन चाहिए तो वो कपड़े पहनो जो सीनियर पोजीशन के लिए ठीक हो। अब आप चप्पल पहन के, टी शर्ट पहन के आंख मारें पार्लियामेंट में, तो वो आपकी मर्जी है, फिर तो आप कुछ भी कर लीजिए। तो इसलिए आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि पार्लियामेंट में तो लोग बहुत डिसेंट कपड़े पहन के आ रहे हैं। नहीं, हमारे पास तो जीवित एग्जाम्पल है, नहीं पहन के आ रहे डिसेंट कपड़े। टी शर्ट पहन के, शर्टें 3 बटन खोल के, कल को 5 बटन खोल के आ जाएंगे, तो क्या कर लोगे आप? जी ठीक है, तो इस विषय से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी आपने रंगों की बात करी। अच्छा। अब रंगों में अभी जब आपका रंग बहुत अच्छा है आज। थैंक यू सो मच। रंगों के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो रंगों में यहाँ पे बात आ जाती है। अभी कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम पे ना एक चैनल ने इस तरीके से किया, जो वो कोड्स बनाए थे कि ग्रीन जोन है, रेड जोन है, या फिर ऑरेंज जोन है। तो ऑरेंज जोन में मतलब स्लाइटली आप जा सकते थे, ग्रीन जोन में आप पूरा जा सकते थे, और रेड जोन में आप नहीं जा सकते थे, है ना। तो ऑरेंज जोन से भाई को प्रॉब्लम हो गई कि ये कैसे हो गया, ये ऑरेंज जोन, ऑरेंज तो भगवा होता है और भगवा को आपने स्लाइटली जा सकते हो, ये कर दिया। ये वाली जो बहस है कहाँ तक लेके जाएगी देश को? मतलब अभी इसके ऊपर फिर वो दीपिका वाला भी एंगल आ जाता है, उसमें भी वो भगवा बिकिनी वाली बात आ जाती है। देखिए मेरे ख्याल से ना समाज में एक चर्न चल रहा है, और ये चर्न अभी हमें समझेगा कि कहाँ रुकेगा। अभी चर्निंग की स्टेज में कुछ एक्सेसिव होगा, हाँ। कुछ जगह जहाँ रिएक्ट करना चाहिए वहाँ रिएक्ट नहीं। और ये चर्न क्यों आया? क्योंकि एकदम से जो मीडिया के गेट कीपर, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, हम अपनी बात खुल के रख पा रहे हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर पहले ये ऑप्शन नहीं थी। जब आपने पूछा कि मैंने ये वाला इशू नहीं देखा कि भगवा है और वहाँ पे ग्रीन है या ये है, पर लोगों ने ये सफरिंग देखी है कि जब आफ्ताब और श्रद्धा केस होता है, किस तरह टीवी पे वो नाम चेंज कर दिया जाता है करेक्टर का, राइट। जिस भी करेक्टर ने किया है आप उस नाम से डालिए। या जब आप देखते हैं, मेरा फर्स्ट मेमोरी ये थी जब मुझे लगा कि बहुत अजीब सी बात है, इंडियन एक्सप्रेस ने एक हेडलाइन दी याकूब मेनन की हैंगिंग के ऊपर, दे हैंड याकूब मेनन। अब जो भी उसके बाद 3 डॉट्स भी थे। अब जो भी अंग्रेजी समझता है, दे मीन्स किसी और में, अदरिंग, जिसको इंग्लिश में आजकल वोक वर्ल्ड में बोलते हैं, अदरिंग कर रहे हो, दूसरे को अलग कर रहे हो। तो भैया दे कौन था? एग्जैक्टली इंडिया के कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट जो मर्सी पिटीशन रिफ्यूज करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको एग्जीक्यूट किया है। तो दे कौन था इसमें? भारत की संस्था, भारत के कोर्ट, भारत का सिस्टम दे हो गया। और वो दे से ही आता है आपका जुडिशियल किलिंग वाला लॉजिक। एग्जैक्टली वहाँ पे मैं अभी आने ही वाला था। इसमें
आपका अफजल गुरु के लिए लिखा गया था जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल जुडिशियल गुरु। किलिंग दे, तो सब में सेम लॉजिक है ना। हम्म, तो जो आप रंग की बात कर रहे हैं वो हुआ क्या है, सोसाइटी कई जगहों पे ओवर रिएक्ट कर रहा है हम्म, क्योंकि बहुत सदियों को वो रिएक्ट ही नहीं कर पाया है। हम्म, तो जब एकदम से आप दबे होते हैं तो हम्म, कई जगहों पे आप शायद एक्सेसिवली रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल। पर वो बैलेंस आ जाएगा। मुझे लगता है ये अभी वो समय है कि रिएक्ट करना चाहिए पीसफुली ऑब्वियसली, पर ये समय है कि रिएक्ट करना चाहिए हम्म, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं करेंगे, रंग पे मत रुकिए ना, हम्म, आप उसके आगे ज़रा बढ़िए। एक मूवी आई थी जिसमें अभी ये, जो बहुत हिट हुई है, जिसमें कैरेक्टर को, विलन को मुस्लिम दिखाया गया और 3 बच्चे दिखाए, 3 शादियां दिखाई गई, सुहागरात मना रहा था बॉबी डियोल की, सॉरी अच्छा, जस्ट फॉरगॉटन द नेम नाउ। एनिमल। एनिमल। एक कैरेक्टर में विलन को मुस्लिम दिखाया गया और आप देखिए कितने सो कॉल्ड सेकुलर लोग बहुत अग्रेसिव हो गए थे क्योंकि उसको कन्वर्टेड भी दिखाया गया था। ठीक है, अब जो आई वॉज वॉचिंग द क्लिप ऑफ द डायरेक्टर, ट्विटर पे बहुत वायरल हुई, जो वो हाँ। बोलता है कि भाई मैं कन्वर्जन दिखा रहा हूँ कि एक फैमिली सिख फैमिली है या पंजाबी फैमिली है और उसका ही भाई, दादा का बेटा अगर वो मुस्लिम है तो मैं कन्वर्जन दिखाऊंगा ना, बिना दिखाए कैसे दिखा दूंगा? एग्जैक्टली। तो दिखाना पड़ेगा और उस पर प्रोटेस्ट हो गया। और जब इतनी सारी मूवीज में आपको विलन दिखाया है, एक स्टीरियोटाइपिंग की जाती है विलन की, कितनी बारी आपने देखा है पूजा हो रही है और साथ में कोई महिला के अगेंस्ट वायलेंस हो रही है, कब से चली आ रही है। एक फिल्म थी प्लान, हाँ। संजय दत्त और मतलब प्लान फिल्म आई थी संजय दत्त की, आई थिंक 2007 या 8 में। उसमें ना रेप दिखाते हैं और पीछे शिव तांडव स्तोत्रम चला देते हैं बैकग्राउंड में। तो इस तरीके की बहुत सारी और फिल्में हैं। हाँ, तो अब उस समय रिएक्शन नहीं था ना, नहीं। जो आपका सवाल पे आ जाऊं कि क्या ओवर रिएक्शन हो रहा है, उस समय रिएक्शन नहीं होने दे रहे थे। उस समय अवेयरनेस से ज्यादा माध्यम नहीं थे कि लोग बात कर पाए। आप इतना इनक्रेडिबल काम कर रहे हो अपने चैनल पे, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, ये टेक्नोलॉजी ने भी इनेबल किया है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ने भी किया है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने इकोसिस्टम बनाने में बहुत काम किया है, बट ये काम ज़रूर किया है कि एक एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग और उसके ऊपर जो प्रेशर्स आते थे वो कम हो गए हैं। हाँ। बाकी इंडिविजुअल आदमी है, कर सकता है, तो वो जो रिएक्शन इतनी देर से नहीं हो पा रहा था, कई जगहों पे वो एक्सेसिव होगा, पर मेरे ख्याल से वो एक्सेसिव अभी ज़रूरी है। अपने आप धीरे धीरे बैलेंस आ जाएगा उसका। सही बात है, जर्नी है। सही बात है। मतलब वो समुद्र मंथन वाली बात है, शुरुआत में आप ज्यादा मत होगे, बाद में आप धीरे धीरे मत होगे। और पर करना जरूरी है ना। हाँ, कि किस बात से आपका ये इससे एग्जैक्ट बताता हूँ मैं। कथुआ जो केस था, मॉरेट केस, कोई भी किसी के साथ भी गलत हो उनको टांग दो, आप छत से टांग दो, मतलब एज पर लॉ। बट कब आपने देखा है कि पूरा बॉलीवुड एक पोस्टर लेके, मुझे आज भी पोस्टर याद है, अगर वो आप कभी डालेंगे ना क्लिप पे, उसमें 3-4 कीवर्ड्स थे, हिंदुस्तान। बिल्कुल। ये लॉबी कब से इंडिया या भारत को हिंदुस्तान बोलना शुरू होगी? जब नेगेटिव कॉनोटेशन है तो हिंदुस्तान वर्ड यूज कर दिया। मेरे को, मैं ढूंढना चाहूंगा, कोई आपके इतने अच्छे व्यूअर्स हैं, कोई गूगल सर्च करे, कोई एआई सर्च करे कि लास्ट टाइम बॉलीवुड ने हमारी भूमि को हिंदुस्तान पॉजिटिव सेंस में कब कहा था और नेगेटिव में पहला हिंदुस्तान। इसमें फिल्मों का क्लिप मत दिखाना, फिल्मों में बोल देते हैं, फिल्मों के बाहर। हाँ, फिल्मों में तो बोल देते हैं। सेकंड, टेम्पल। अब क्राइम, उसमें तो केस में बाद में जब चार्जशीट हुई, ट्रायल हुआ, पता भी चला कि क्राइम कहाँ पे हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था, तो टेम्पल का तो उसमें कुछ था भी नहीं, पर टेम्पल जो वर्ड डाला। बिल्कुल। अब क्राइम किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, वो स्ट्रक्चर किसी भी रिलीजन का हो सकता है। आपने आज तक किसी और रिलीजियस स्ट्रक्चर के ऊपर, किसी और धर्म के रिलीजियस स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसा हैशटैग देखा अगर वहां क्राइम हो गया हो? तीसरा, देवी, मुझे आज भी याद है कोर्ट्स में था। अब देवी क्यों? क्योंकि वो भी अगेन आप किस पे अटैक कर रहे हैं। और चौथी बात, ये लोग तो छींकने के भी पैसे लेते हैं। सही बात इतने सारे पोस्ट, इतने सारे बॉलीवुड स्टार्स के किसने कोऑर्डिनेट किया? किस पीआर एजेंसी ने कोऑर्डिनेट किया? क्या फंडिंग हुई? या एकदम ही सबको ये पोस्ट इतना अट्रैक्टिव लग गया कि सबने ही ये पोस्ट एक साथ कर दिया? तो ये सवाल है। आपको ऑब्वियसली इस बात की कोई जांच नहीं होगी कि पैसे आए नहीं आए, क्या हुआ नहीं आया। फ्रीडम ऑफ स्पीच में कवर हो जाएगा तो शायद ऑफेंस भी नहीं बनेगा, बट इक्वालिटी से तो कवर नहीं हो रहा। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं, और करना भी नहीं चाहिए, कि किसी और धर्म के स्ट्रक्चर में अगर कोई क्राइम होता, लोग कहते हैं ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल को पनिश करो। यहाँ पे इतने जब ये आते हैं तो एक लोगों में, जिससे बोलते हैं ना सॉफ्ट सेलिंग, सॉफ्ट पावर,
वो आप दिमाग में डाल रहे हैं कि देखिए ये नेगेटिव पेजोरेटिव वर्ड एसोसिएशन, ये सारे साइकोलॉजिकल टूल्स हैं कि आप नेगेटिव वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, आप एक क्राइम को जोड़ रहे हैं हिंदुस्तान से, मंदिर से, देवी से, और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल लोग उसको आके बोल रहे हैं। अब यूथ है वो बहुत प्रभावित भी होती है, तो एक पूरा बिना रियलाइज किए इतना बड़ा एजेंडा सेल हो जाता है और कोई रियलाइज नहीं करता, कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं करता। आजकल थोड़ा बेटर हुआ है कि लोग रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गए हैं, बट एक जर्नी है और ये जर्नी में थोड़ी देर होने दो ओवर रिएक्शन। सही बात, क्या गलत है? बिल्कुल। तो इसमें अब आगे चलते हैं और इसी भगवा में एक वो आया था दीपिका पादुकोण वाला पठान फिल्म थी आई थिंक, हाँ पठान का गाना था। हाँ। उस पे बहुत विवाद हुआ था, मतलब शर्लिन चोपड़ा भी उस पे बोल रही है और बहुत सारे लोग उसके ऊपर बोल रहे हैं। अब वो विवाद चलो हम एक घड़ी को मान सकते हैं कि भाई ठीक है ओवर रिएक्शन हो सकता है या उसका कोई अपना मायना भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीज़ों को दोनों पक्ष हैं। लेकिन क्या यहाँ पे वल्गैरिटी की बात जब मैं करूँ तो वो जो वल्गैरिटी है वो फिल्मों में भी है, वो फिर आजकल टीवी शोज़ में जो अभी तक अछूते थे इस सब चीज़ से वो टीवी शोज़ में भी आ रही है। वो नोरा फतेही वाला सीन सबने देखा ही था वो डांस शो में, और फिर उसके बाद जो इंस्टाग्राम की रील्स हैं उन सब के ऊपर भाई वहाँ कोई वही नहीं है, कोई लगाम ही नहीं है। मैं पहले ऑब्सेनिटी भी आने से पहले अगर मैं थोड़ा एक लीगल बात करना चाहूँगा कि भारत में लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच ढंग से समझ नहीं आ रही बहुत जगहों पे अभी भी, क्योंकि एक लॉबी ने डिसाइड किया हुआ था कि फ्री स्पीच ये है कि जब हम सनातन धर्म या हिंदुज़म पे अगर बोल रहे हैं तो हम इसको आर्टिस्टिक लिबर्टी, क्रिएटिव फ्रीडम, ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन के नाम पे बेच सकते हैं। आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, अगर राइट या रॉन्ग दीपिका ने जो भी बिकनी पहनी, जो भी रंग की भगवा रंग की पहनी, और लोग इसका विरोध कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज इट्स पीसफुल, वो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है, उनको राइट होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। क्यों? जैसे अगर मूवी कोई आती है और उसको 50 लोग 1000 लोग पैसे लेके प्रमोट कर सकते हैं कि जाइए ये मूवी देखिए, ये उनकी फ्री स्पीच है, बिल्कुल हक है। वैसे ही लोगों का हक है कि वो अपनी फ्री स्पीच एक्सरसाइज करके बोले इस मूवी को बॉयकॉट करो। जबकि एक ऐसी सिस्टम बना दिया गया है कि बॉयकॉट कर, किसी मूवी के अगेंस्ट बॉयकॉट कहना फासिज्म है। कहाँ से है? मेरी स्पीच है, आपकी स्पीच है, ये आपकी स्पीच है, आप ये कॉफ़ी पियो, मैं बोलता हूँ ये कॉफ़ी मत पियो, बहुत गंदी बनी है। दोनों ही फ्री स्पीच है। एज लॉन्ग एज आप कॉफ़ी पी रहे हैं, मैं आपके हाथ पे डंडा ना मारूं, सर पे डंडा ना मारूं, वो सब के मैं कभी भी पक्ष में नहीं हूं। बट अगर आप बॉयकॉट बोलते हैं, लोगों को कहते हैं ये गलत दिखा रहे हैं, मेरी फ्री स्पीच है, लोग मेरी बात मानेंगे नहीं देखेंगे, लोग मेरी बात नहीं मानेंगे देख लेंगे। तो पहले तो फ्री स्पीच के अंदर ना ये एक जो गिल्ट ट्रिपिंग होती है, जो आपको गिल्टी बनाया जाता है कि आप लोग बिल्कुल फ्री स्पीच बर्दाश्त नहीं करते, इनटॉलरेंट हैं, ये हैं वो हैं। भैया आप इनटॉलरेंट हैं, आपका अगर बोलने का हक है कि मैं मूवी देखूं तो मेरा उतना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बोलने का कि ये मूवी मत देखिए। उसके रीज़न भगवान बिकनी हो, आपने दिखाने की कोशिश की, या रीज़न कुछ भी हो, मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है, मैं इसके लिए बोलता हूँ मूवी मत देखो, मेरी मर्जी है भैया, इसमें क्या गलत है। और इतना बवाल मचा देती है यहाँ पे मीडिया कि अरे बॉयकॉट चल रहा है, बॉयकॉट चल रहा है, बॉयकॉट चल रहा है, फ्रीडम खत्म होगी। भाई मेरा राइट है बोलने का, नहीं देखो, मत पियो कॉफ़ी, आप फिर भी पी लो, अपनी मर्जी है। सही बात है। इवेंचुअली तो डिसीजन आपने लेना है, आप देखने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आप ना मेरे कहने से देखने जा रहे हो। और मेरा प्रचार करने का राइट है कि आप मत देखो, बिल्कुल, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। इस बात को लोग समझते नहीं है। एज लॉन्ग एज इट्स पीसफुल, मेरा फंडामेंटल राइट है ये प्रचार करने का, आप ये मूवी मत देखिए। तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की है। अब जब आप थोड़े ऑब्सेनिटी पे आ रहे हो, वो एक बहुत शुरू से ही व्हाट इज़ पोर्नोग्राफिक पे कोर्ट्स की जजमेंट है कि एक बहुत फाइन लाइन है, बहुत मुश्किल है जज कर पाना। अब क्रिएटिव फ्रीडम क्या हो रही है, पोर्नोग्राफी क्या हो रही है, उसमें सोशल मीडिया आ गया। आज ही मैं आज सुबह जिस दिन हम बात कर रहे हैं ऑस्कर में, जॉन सीना, एक फैमिली शो होता था ऑस्कर, बच्चे भी देखते थे, फुल न्यूड या स्ट्रीकिंग करता हुआ आता है, जिसमें वो बीच में एक छोटा सा प्लैक कार्ड अपनी रख लेता है। मैंने पूरा क्लिप देखा नहीं, हो सकता है वो बाद में प्लैक कार्ड हटा देता है या मुड़ता है, जो भी करता है वो आ रहा है।
अब बच्चे, यंग बच्चे भी देख रहे हैं, आप क्या सेलिंग कर रहे हो, ये भारत की प्रॉब्लम नहीं है, पर आजकल हर चीज़ है। ट्विटर पे मैंने क्लिप देखी, मैंने कोई उठ के तो देखा नहीं था। तो ये वाली जो चीज़ें आ रही हैं, इस पे तो एज अ सोसाइटी को सोचना पड़ेगा कि क्या हमें रिस्ट्रिक्शंस डालानी है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सीरियल आता है, उस पर बहुत अच्छी जजमेंट पास की। उसमें बहुत गाली गलोच था, लव स्टोरी, लव एंगल, समथिंग अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किया है वो वेब सीरीज़ के ऊपर, जिसमें बहुत ज़्यादा हर लाइन में 10 अब्यूजेस थी। वो थी, तो हाई कोर्ट ने कहा, किसी ने एफआईआर दर्ज करवाई, कुछ ऑब्ससेनिटी थी। हाई कोर्ट ने कहा 2-3 सेक्शंस काटे, पर कहा कि भैया एज अ सोसाइटी, इफ आई रिकॉल द वर्ड्स ऑफ द जज इन द जजमेंट करेक्टली वाज कि मुझे कान में ईयरफोन लगा के ये सीरीज देखनी पड़ी कि मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही थी कि मतलब आसपास लोग क्या सुनेंगे। सो अब वो बैलेंस कहाँ स्ट्राइक होना है? ऑब्ससेनिटी पे, वर्बल ऑब्ससेनिटी पे, फिजिकल ऑब्ससेनिटी पे, वो एज अ सोसाइटी हमें इवॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। स्पेशली जब आप डांस शो जैसे नोरा फतेही कह रहे हैं, वहाँ बच्चे देख रहे हैं। एग्जैक्टली। आप किस बिहेवियर को उनके लिए एक्सेप्टेबल कर रहे हो? पहले तो आप कहते थे +18 एज है, तो ठीक है भैया, उसका सेंस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन तो है। और उसका जो आगे बिहेवियर बढ़ गया है कि अब आप ट्रेन्स में लोग क्या क्या करा के कर रहे हैं, प्लेन्स में कर रहे हैं, पर ये बहुत बड़ा सोसाइटल इशू है जिसमें सोसाइटी विल हैव टू डिसाइड कि सोसाइटी को क्या करना है। वी आर अ डेमोक्रेसी। कि तो ऑब्ससेनिटी को लेके ये बिहेवियर लेके, और आजकल कई जगहों पे छपरी बनना मेक्स यू मोर पॉपुलर। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ भी अब व्यूज़ के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, तो फिर ये तो लार्जर सोसाइटल इश्यूज हैं, देखना पड़ेगा सोसाइटी को। और लीगली आप इसको कितना रिस्ट्रिक्ट कर लोगे? सही बात है। बहुत मुश्किल है रिस्ट्रिक्ट कर पाना, क्योंकि आप एकदम फ्रीडम की स्पेस में घुसोगे। तो मोर और लेस इसमें तो एक, मुझे लगता है सोसाइटी को ही देखना पड़ेगा। नहीं, इसमें फिर इवेंचुअली बात तो ये आ जाती है ना कि लॉज तो इस पे डिफाइंड हैं कि आप इतने ज़्यादा छोटे कपड़े नहीं पहन सकते हो किसी पब्लिक स्पेस पे कि लोग अनकंफर्टेबल हो जाएं। वो फिर एक मेट्रो वाला इशू हुआ था, आपको याद हो, वो बिकिनी गर्ल इन द मेट्रो। तो अब क्या वो एक्सेप्टेबल है या वो सोसाइटी की मर्यादाओं को लांघता है, क्या है, मतलब क्या? बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। मैं यही बोल रहा हूँ ना, अब इसके अंदर अब जैसे एक एक्ट्रेस है या मॉडल है या जो भी है, जो कपड़े ही नहीं पहन, मतलब अजीब पहन के, तो अब वो है, अब कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं वैसे, अच्छी नॉलेज आपकी मूवी की है ना, यही असर है सारे। अच्छी रिसर्च करी हुई है। मैंने आपकी अभी वीडियो देखी थी ना, मैं तो बोलता ही हूँ, ये टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर आपको अब ये देखना है कि सोसाइटल इश्यूज हैं, वेयर डज सोसाइटी ड्रॉ द लाइन। अब सोसाइटी ड्रॉ करेगी लाइन तो ये ऑब्वियसली एक्सेसिव है, नहीं करेगी तो कुछ लोगों का, भैया लोगों की रोटी चल रही है, पैसे कमा रहे हैं, कर रहे हैं, करने लोग। नहीं, यहाँ पे दो चीज़ें जो मेरे को लगती है, अब जैसे दो एग्जांपल है, एक बिकिनी गर्ल ऑफ मेट्रो एंड उर्फी जावेद। अब उर्फी जावेद से आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि उर्फी इस तरीके की चीज़ें करेगी, और वो एक कन्फाइंड एरिया में कर रही है, अपने वर्क प्लेस पे कर रही है, या फिर जहाँ पे उसको बुला रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करके बुला रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करेगी, तो वो जहाँ पे बुला रहे हैं वहाँ पे वो हरकत करेगी। ऐसे सड़क पे थोड़ी चलने लग जाएगी, वो अपने एरिया। लीगली कैसे आप डिस्टिंक्शन ड्रॉ करोगे? वो बात, वो भी पब्लिक स्पेस में है। अगर मेट्रो में कोई है, वो भी पब्लिक स्पेस में है। जस्ट बिकॉज एक ज्यादा फेमस है आप उसको लीवे दे दोगे, और एक कम फेमस है आप उसको लीवे नहीं दोगे। मैं लीगली बात कर रहा हूँ कि आप लीगली कैसे ड्रॉ करोगे ये डिस्टिंक्शन, कि बिकॉज एक ज़्यादा फेमस है। सी, मेरा इस सब में ये मानना है कि जो हमारे, जैसे मैंने बोला कि अगर आप किसी तरह लिबर्टी ले रहे हो सनातन धर्म से, आप जोक्स क्रैक कर रहे हो, आप उस पर मेरा स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं। इस इशू पे ऑब्वियसली आई फाइंड इट रिडिकुलस, बट मेरे को इतने स्ट्रॉन्ग व्यूज़ नहीं है, क्योंकि आपको जो इन्फोर्समेंट करने के लिए जो करना पड़ेगा, वो आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो अनलेस सोसाइटी इज रेडी। ये मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आपसे कि ये नहीं आंसर हो सकता कि वो फेमस है और वो इन जगहों पे जा रही है, वो भी पब्लिक स्पेस में जा रही है। बिल्कुल, मेट्रो गर्ल भी पब्लिक स्पेस में जा रही है, तो या तो दोनों ही गलत हैं, या दोनों के सेम अधिकार हैं, आप दोनों पे ही एक्शन नहीं ले सकते। ये एज अ सोसाइटी पीपल विल हैव टू डिसाइड दिस। बट आई थिंक जो बिगर इश्यूज हैं वो ये हैं कि जब आप एक एजेंडा तहत
और बहुत कॉमनली एजेंडा तहत जब आपने बात की वो ये भगवा रंग वाली, मुझे उससे याद आया, वो टॉकिंग टू जनरल बख्शी, यही शाहरुख खान की मूवी, इस मूवी मैंने देखी नहीं पर इसमें मेरे ख्याल से यही स्टोरी है कि पाकिस्तानी स्पाई बिकम्स वेरी गुड और समथिंग। वो बहुत अपसेट थे एक दिन, वो बता रहे थे मैं हूं ना के अंदर किस तरह विलन को इंस्टेड ऑफ पाकिस्तानी दिखाया जाता है एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर है, वो किस तरह एक तरह से टेररिस्ट बन जाता है बिकॉज़ इज अपसेट विद द आर्मी और समथिंग समथिंग। इट्स अ ओल्ड मूवी नाउ, 10-15 साल हो गए 2007 की बात, 2005-6 हाँ, की बात है। तो वो चीज़, और वो ही वाज सेइंग कि भाई हमारे में तो एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है जहाँ पे एक आर्मी मैन, कभी एक्स आर्मी मैन भारत के खिलाफ ऐसा टेररिस्ट बना हो, जबकि इतने स्टोरीज हैं, इतने लाइव एग्जांपल्स हैं ऑफ एनिमी कंट्रीज डूइंग दिस। तो ये हर बारी क्यों होता है? देखो एक बारी होता है ना, तो जेम्स बॉन्ड की लाइन है, वंस इज अ हैपेंस्टेंस, सेकंड टाइम इज अ कोइंसिडेंस, थर्ड टाइम इट्स एनिमी एक्शन। कितनी बारी ये हो जाता है? क्यों हो जाता है? किस लिए हो जाता है? इसमें क्या ना, फराह खान की ये फिल्म थी, उसकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी आई थिंक, और उसने इस फिल्म को बनाने से पहले ये कहा था कि मैंने हर बार यही देखा है कि एक मुस्लिम कैरेक्टर को आप आतंकवादी दिखाते हो या फिर बैड लाइट में दिखाते हो, तो आई विल मेक श्योर कि जब मैं फिल्म बनाऊंगी तो उसमें एक हिंदू को ये करूंगी। तो देन यू आर कैरिंग फॉरवर्ड माय पॉइंट। मुझे अब तो मैं तो जनरल बख्शी की कॉन्वर्सेशन मेरे दिमाग में ना वो रह गई कि ही वाज वेरी आर्मी मैन, गिवन हिज लाइफ टू आर्मी, तो ही वाज वेरी अपसेट कि यार क्या दिखाते हैं ये, क्यों दिखाते हैं ऐसे। एग्जैक्टली अभी इसमें अगर हम फिल्मों के इतिहास पे जाए ना, मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में स्टडी की कि ये क्या हो रहा था। तो आप देखोगे 1910s में, मतलब 1910 से 1920 के बीच में जो फिल्में बनी वो मूक फिल्में थी, वो मतलब उसमें बोला कुछ नहीं जा रहा था। तो उन फिल्मों के नाम थे राजा हरिश्चंद्र, या फिर जो इंडियन जो भगवानों की फिल्में हैं उनके वो कैरेक्टर हुआ करते थे, राजा राम या भगवान कृष्ण, इनके ऊपर वो सारी फिल्में बना करती थी। और 1939 तक लगातार ऐसा ही चलता रहा। कोई एक दो लव स्टोरीज आ गई या एक्शन फिल्में आ गई, लेकिन बीच में आपकी सारी फिल्में जो होती थी वो इन्हीं कैरेक्टर्स के अराउंड घूमती थी। ठीक है, अब 1939 में पहली फिल्म आती है आलम आरा, वो पूरी उर्दूआई 1932 में, हाँ 1932 में पहली फिल्म आती है आलम आरा 1900 और वो फिल्म में पीछे से जिन्नाह का रोल होता है कि वो कहीं से बनवा रहा है उसको, और जो वहाँ से स्टैंडर्ड सेट होते हैं कि उर्दूआइज्ड किया जाएगा। उससे पहले आपको जितने भी नाम मिलेंगे इंडियन फिल्मों के, वो सारे के सारे नाम होंगे क्लिष्ट हिंदी के। और उसके बाद सब शुरू होता है इंटरेस्टिंग है ना थोड़ा। हाँ 1932 से शुरू होता है कि आपका सारा नाम जो है वो उर्दू में आता, और आज तक वो चल रहा है। उर्दू के नाम होते हैं या उर्दू लैंग्वेज जो है वो आपकी प्रीडोमिनेंट हो जाती है। जितने भी राइटर्स होते हैं, अब आप मनोज मुंतशिर की भी बात कर लो, तो ही वॉज मनोज शुक्ला राइट, पर मनोज को मुंतशिर बनना पड़ा ताकि मैं दिख सकूं कि एक्सेप्टेबल हो जाऊं। हाँ एक्सेप्टेबल हो जाऊं। सिमिलरली संपूर्ण सिंह कालरा को गुलजार बनना पड़ा ताकि वो एक्सेप्टेबल हो जाए। तो वो उर्दू, और ये तो बहुत बड़ा चलन रहा ना इंडस्ट्री में कि अगर आप उर्दू में नहीं लिख पाते हो तो आप ढंग का कुछ नहीं कर पाते हो। रादर एक बार तो दिलीप कुमार और लता मंगेशकर की लड़ाई हो गई थी इस बात के ऊपर कि दिलीप कुमार इनको कोई बहुत अच्छी लाइट में नहीं देखते थे बिकॉज उनका वो महाराष्ट्रियन थी और उनका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ जो था वो अच्छा नहीं था। तो दिलीप कुमार बहुत अच्छी लाइट में नहीं देखते थे इन लोगों को, लता जी को या फिर आशा जी को। नहीं, ये तो आप तो फिर वो उस समय से ही चला आ रहा है। सी हम रियलाइज़ नहीं करते, हम कई चीज़ों को ना बहुत लाइटली ले लेते हैं। पर पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स कहते हैं। Exactly. तो मूवी इज़ तो वर्थ 1 मिलियन वर्ड्स। और बिना रियलाइज़ किए जो नरेटिव बन जाता है वो आपके दिमाग में घुस जाता है, ये एक एक्सेप्टेड बात है। तो ये नरेटिव, मैं भी इस पे आऊँगा आपको, एक नरेटिव जैसे दिवाली का नरेटिव है या होली का नरेटिव है, तो पर नरेटिव जो एक बारी दिमाग में बन जाता है वो फिर आगे चलता है। अब सिस्टम्स कैसे बन जाते हैं? सिस्टम्स बन जाते हैं कि अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो ही ठीक है, अगर आप सेकुलर बनने के लिए
दिखाते हैं कि जैसे वो, मुझे याद है अभी आपने बात की तो मुझे अभी बोलते बोलते याद आया, शायद DDLJ में सीन था कि वो भाग रहा होता है, मूर्ति टूट जाती है, टूटे। हाँ, ये आप बिना रियलाइज करें ना, ये चीज़ें कितनी, अगर हम बात कर रहे हैं, जो देख भी रहे हो सुन भी रहे होंगे, कितने ही सीन्स हर व्यक्ति को अलग अलग याद आएंगे जो उस समय रियलाइज नहीं होते थे, हाँ, क्योंकि ये उस जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने सबको रियलाइज करवाया है भाई। बहुत बढ़िया काम भी हाँ, किया है, और माध्यम मिल गए हैं, हाँ, अच्छे लोग अच्छी चीज़ें कर पा रहे हैं। जेम्स ऑफ बॉलीवुड की सम ऑफ द क्लिप्स यू सी, हम्म, इट मेक्स यू थिंक। उसके बाद आपकी मर्जी, आप मानो इसके पीछे एजेंडा है या नहीं है, या आप सब एक्सीडेंटली हो ही जा रहा है, ठीक है, फिर एक्सीडेंटली तो आप ये मान सकते हो, तो फिर आप ये भी मान लेना कल एक फ्लाइंग पिग बाहर खड़ा है, जाके उसकी सवारी भी कर लेना। तो ये कुछ एक्सीडेंटली थोड़ी ना हो रहा है, कुछ एक इकोसिस्टम है, उसके कुछ नियम हैं, उस नियम के अंदर जो आते हैं। अब जैसे आपने नाम बोले, इतने लोगों के नाम आपने चेंज बोले, तो इन अ वे कम से कम अगर आप इसको बोल लीजिए कि आपको नेम तो अपना कन्वर्ट करना पड़ रहा है, बिल्कुल। तो वो क्यों करना पड़ रहा है? अच्छा, अब कन्वर्जन की बात करते हैं, अगर हम लीगली बोलें, मुझे पूरे वर्ल्ड में, मेरे ज्ञान में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पे मिनॉरिटी कहती हो कि एंटी कन्वर्जन लॉ खराब है और मेजॉरिटी कहती हो एंटी कन्वर्जन लॉ चाहिए। भैया बेसिक मैथ्स क्या है? सही आप बात 8 हैं, हम 2 हैं, हम्म, आप मुझे मार के भी 9 1 कर लेंगे और 10 0 कर लेंगे। तो एंटी कन्वर्जन लॉ किसको चाहिए? मैं मिनॉरिटी हूँ भैया, आप 8 हो, मैं तो 2 हूँ, सही आप बात तो मुझे पीट पीट के कन्वर्ट करवा लोगे। सही है बात ना? अफगानिस्तान में क्या हुआ है, 7 लाख कहते हैं 70s में थे, और वो पूरी हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो गई है 7 लाख से ना। लास्ट ग्रंथी लेफ्ट इन अ गुरुद्वारा, लास्ट पुजारी लेफ्ट इन अ मंदिर, ये सारी बातें आई थी उठ के, राइट? तो मिनॉरिटी तो हर जगह चाहेगी कि भैया एंटी कन्वर्जन लॉ हो, और अगर देश में डेमोक्रेसी है तो उसको बचाव हो। एकमात्र देश है जहाँ पे मेजॉरिटी कहती है एंटी कन्वर्जन लॉ लाओ। अगर किसी को इसके अंदर कितनी सिचुएशन अजीब है, मेस्ड अप है, समझ नहीं आ रहा, तो मैं इससे बड़ा एग्जांपल दे नहीं सकता हूँ। मतलब आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस इट इन स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज। ये कितना अजीब सी चीज़ है भाई, कि 8 बोल रहा है कि एंटी कन्वर्जन लाओ, या 7 बोल रहा है एंटी कन्वर्जन लाओ, या 6.5 बोल रहा है एंटी कन्वर्जन लॉ लाओ। जी, तो ये क्या दिखाता है? exactly. कुछ तो दिखाता ही है ना ये। बिल्कुल, जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे, बाकी भी समझ जाएंगे वक्त के साथ साथ समझ जाएंगे। समझ ही जाओगे। दीज आर थिंग्स विच आर, जैसे अब आप मंदिर की बात कर लो भैया, वाई इज एवरी सोसाइटी की रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज इट्स स्ट्रेंथ? क्यों गवर्नमेंट टेक ओवर है मंदिरों का? क्यों आप किसी और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का नहीं करोगे? सो ये एक चीज नहीं है। जब आपने बात शुरू की थी ना, एक बहुत सिंपल सी चीज के काला कोट क्यों पहनना है, हाँ, इतने सारे इस देश में एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, इतने सारे एम्बेडेड सिस्टम्स हैं कि आप उनको चेंज करना, पहले तो समझ ही नहीं आते आदमी के, नॉर्मल आदमी के। आप चेंज करेंगे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना पॉलिटिकल कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक रोड का नाम चेंज करने में पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसमें अगर लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है ये कर क्यों रहे हैं, तो आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल वेस्ट कर रहे हो। पॉलिटिकल पार्टीज आर इन द बिजनेस ऑफ विनिंग इलेक्शंस एंड दे शुड बी। एग्जैक्टली। तो वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल क्यों लगाए भाई? सही बात। अच्छा, इसमें मंदिरों वाले बात पे अगर हम आते हैं तो इसमें 2 विषय हैं जो मेरे को आपसे समझने हैं, मैं उसमें अंडरस्टैंड भी करना चाहता हूँ और लोग भी अंडरस्टैंड करेंगे उससे। एक तो भाई, ये जो जितने भी सारे मंदिर हैं, क्या उनको लीगली लिया जा सकता है वापस? चाहे वो काशी का मंदिर हो, चाहे वो मथुरा का मंदिर हो, वापस लिया जा सकता है? या इट्स डन एंड डस्टेड, अब वो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, उसके बाद खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता? ईच एंड एवरी मंदिर, एक मंदिर जिसको किसी ने तोड़ा गया या जबरन उसको कन्वर्ट किया गया किसी और स्ट्रक्चर में, वापस लिया जा सकता है, फुल स्टॉप। अच्छा। ये स्टेटमेंट है। अब इसके आगे रीजंस ऑब्वियसली हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है कि अगर कुछ भी चीज़ पे आपका लीगल राइट है, उसको तोड़ा गया, डिस्ट्रॉय किया गया, ज्ञान व्यापी में तो आपको क्या देखने की जरूरत है? हाँ, फॉरगेट ASI रिपोर्ट, फॉरगेट एनीथिंग, जो भी वहाँ पे गए हैं सबने देखा है, नेकेड आई से दिख जाता है, फरमान है, सब मतलब सबको पता है, मैं इतना टाइम भी नहीं वेस्ट करूँगा। तो सिर्फ एक बाधा थी इस पे, वो बाधा क्या थी? आर्टिफिशियल बाधा, कि आपकी प्रॉपर्टी तोड़ी गई,
कब्जाई गई, पर एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया गया कि आप लीगल रिकोर्स नहीं ले सकते। भाई आपको पास सारे प्रूफ हों कि लैंड आपका है, आपके पास सारे प्रूफ हों कि इलीगली तोड़ा गया, आपके पास सारे प्रूफ हों कि ये आपको क्यों मिलना चाहिए, पर कोर्ट का दरवाज़ा आपके लिए बंद है। ये पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ पास कर दिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मैंने भी हाल ही में ऑर्गेनाइज़र जो है अपनी, उसके अंदर एक डिटेल्ड इस पे आर्टिकल लिखा है, जिनको देखना हो वो पढ़ भी सकते हैं उसको, पर मैं ब्रीफ में यहाँ पे बता देता हूँ कि ये एक्ट ने क्या किया। अब अगर इसकी ग्रेविटी समझें, पूरे इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ एक बारी ऐसा हुआ है कि आदमी के पास कोर्ट जाने का लीगल राइट नहीं था, कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और वो कोर्ट नहीं जा सकता, वो इमरजेंसी था। ठीक है, आपको अरेस्ट कर लिया गया, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जेल डाल दिया गया, आप कोर्ट जा ही नहीं सकते। मैं ये बात नहीं कर रहा जो आजकल है कि सरकार ने अरेस्ट कर लिया तो ये डेमोक्रेसी खतरे में है, सब कोर्ट जाते हैं। आज जी साई बाबा हैं, नक्सल केसेस में अरेस्टेड थे, कोर्ट ने पाया कि नहीं है उसके अंदर, हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने रिलीज़ किया। है नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अपील में क्या होता है, मैंने केस स्टडी नहीं किया, बट आई एम जस्ट सेइंग कोई भी व्यक्ति हो, वो कोर्ट जा रहा है, बेल ले रहा है, आपका कोई भी हो। सिर्फ इमरजेंसी छोड़ के एक टाइम था जब आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। तो इस एक्ट ने सनातन धर्म के राइट्स परमानेंट इमरजेंसी में डाल दिए हैं कि आप कोर्ट ही नहीं जा सकते हैं। ये क्या तर्क है कि आपको कोर्ट जाने से क्यों रोका जा रहा है? हो सकता है आपके पास ना हो सकता है 40,000 मंदिर तोड़े गए, हो सकता है आपके पास सिर्फ 25,000 के ऊपर प्रूफ हो और आप सिर्फ 25,000 केस जीत पाए। दैट कैन हैपन। बिल्कुल हो सकता है आप 15,000 जीत पाए, हो सकता है आप 40 के 40,000 जीत पाए, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर आप कोर्ट ही ना जा पाए। मतलब आपके राइट्स को परमानेंटली इमरजेंसी में डाल दिया गया और इसको बेचा जाता है सेकुलर कह के। भाई कहाँ का सेकुलरिज्म है ये? अच्छा, और आपको एक और बात पता है, हंसेंगे आप, ये एक्ट अगर आप पढ़िए उसमें लिखा हुआ है इट डज नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। एकमात्र जगह जहाँ पे 200 से ऊपर मंदिर टूटे, ये जवाब है असेंबली के अंदर, डिस्ट्रॉय हुए, टूटे, कन्वर्ट हुए, वहां पे ये एक्ट नहीं लगेगी। जो अभी लिविंग में हो रहा था 90s में, इट वाज अ लिव्ड एक्सपीरियंस। ये अभी की बात है ना, 19 के बाद। लिव्ड इन एक्सपीरियंस में एक तरफ आपके पास प्रूफ है, आप मंदिर नहीं जा, अपने मंदिर रिक्लेम नहीं कर सकते, दूसरी तरफ नए मंदिर टूट सकते हैं क्योंकि वहां पे ये एक्ट नहीं लगेंगी। मतलब क्या क्या इस देश ने बिना समझे बर्दाश्त किया है, स्वॉलो किया है, उस पर रिएक्शन नहीं आया है। एक अजीब सी बात है और शायद तभी ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब दूसरी बात, मेरे हिसाब से तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं आती इसके ऊपर। अच्छा। क्योंकि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। मैं इस पर हंस के दो बारी बोलता हूँ, एक्ट का पर्पस तो यही था कि भैया आप अगर मंदिर कोई भी केस डालना चाहते हैं मंदिर पे, आप ना डाल पाए। अब इसमें से दो चीज़ें हुई हैं, या तो इतने निकम्मे थे कि इन्होंने इतनी गंदी तरह ड्राफ्ट किया और भगवान रक्षा कर रहे थे कि इसके अंदर इतने छेद हैं जितने एक छन्नी में छेद होते हैं। अच्छा। तो ये एक्ट आपकी ऑलमोस्ट किसी में अप्लाई नहीं होगी क्योंकि जजमेंट्स भी आ गई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ट्रायल कोर्ट की, कि एप्लीकेबल नहीं है। तो एक तो इसमें छेद हैं, या फिर जो हिस्ट्री रही है सनातन धर्म की कि, और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, दो में से एक चीज़ हो सकती है, या तो बहुत ही पैथेटिक ड्राफ्टिंग थी कि आपका जो लक्ष्य था पूरा नहीं कर पाए, या दूसरा मैं सस्पेक्ट दैट कोई प्रूफ नहीं है कि जैसे हम ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूस लिविंग सिविलाइजेशन है, क्योंकि हर परिस्थिति में कोई ना कोई लड़ता रहा। हमारा पर्शिया वाला हाल नहीं हुआ, हमारा मेसोपोटामिया वाला हाल नहीं हुआ, हमारा ये सब हाल नहीं हुआ। तो या तो वहाँ पे जब ड्राफ्टिंग हो रही थी कोई धार्मिक लोग बैठे थे जो ऐसे इसमें छेद छोड़ गए कि जब समय आएगा तो कोर्ट्स में जाके आप जीत पाएंगे। अब जो भी है इफेक्टिवली ये अप्लाई नहीं कर रहे केसेस के ऊपर। अच्छा। क्योंकि एक सिंपल लीगल इस्टेब्लिश्ड है कि वंस अ मंदिर ऑलवेज अ मंदिर। तो अगर करेक्टर उसका मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा, और वो सब केसेस चल रहे हैं। तो ब्रॉडली मुझे नहीं लगता कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाधा बनेगी। और दूसरी बात, उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज वैसे ही पेंडिंग है कि इलीगल है, मेरे ख्याल से तो इट इज़ अ ब्लैक लॉ।
भाई आप कैसे किसी समाज को कोर्ट जाने से रोक सकते हैं? और सुप्रीम कोर्ट की बहुत जजमेंट्स हैं कि लॉ सही हो सकता है, लॉ गलत हो सकता है, पर जुडिशियल रिव्यू कि कोर्ट एग्जामिन ना कर पाए किसी चीज को, ये परमिसिबल नहीं है। आज इलेक्टोरल बॉन्ड की जजमेंट आई है, क्या कोई सरकार कह सकती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का केस सुप्रीम कोर्ट सुनेगी? नहीं कह सकती। बिल्कुल। क्या कोई सरकार कह सकती है कि कोर्ट अभी कोई भी लैंड एक्विजिशन का मैटर, फार्मर्स लॉ को नहीं सुनेगी? ये सारी डिबेट्स 50-60s में सेटल हो चुकी हैं, कोर्ट हर केस सुन सकता है। तो मेरे ख्याल से तो ये एक्ट ही इलीगल है। इतने साल चल गया, अब नहीं लगता ये चल पाएगा। चलो, इससे मतलब इससे बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ हो नहीं सकती। इसके बियॉन्ड मतलब अब जिसने जो करना है वो जाके कोर्ट्स में कर सकता है और उसके बाद अपने चीज़ों प्रूफ है, एविडेंस है, आप लड़िए और डालिए केसेस। और आप अभी ये व्यास जी का तहखाना ही देखिए, पर सिर्फ कोर्ट नहीं है ना, आप देखिए इस केस के अंदर मुलायम सिंह यादव ओरल ऑर्डर से सदियों से होती हुई पूजा रोक देते हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली कोर्ट्स, इट इज़ ऑल्सो योर पॉलिटिकल पावर। बिल्कुल। अब वो ऑर्डर टेक्निकली सरकार कोई भी ऑर्डर कर रही है, हमारी जो सिस्टम है वो उसको लिखित में ऑर्डर होना चाहिए। ओवरऑल ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है, पर ये बहुत अच्छी लीगल बात है, एज अ लॉयर मैं बोलूँगा। पर ज़मीन की प्रैक्टिकलिटी क्या है? अगर सीएम कुछ ऑर्डर कर रहा है, हो रहा है ना भाई, वो सही बात है। अब टेक्निकली तो बिना ऑर्डर के कैसे रोक सकते हो? मुझे उस तहखाने से व्यास जी की परिवार को कैसे बाहर निकाल सकते हो? नहीं, पावर है, डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, ये है वो है, सब है ना। हुआ ना? सही बात है। कैसे हुआ? अब दूसरा इसमें ट्विस्ट देखो, पावर चेंज का। अब यही ऑर्डर कोर्ट ने किया होता कि आप 7 दिन के अंदर पूजा शुरू कर दीजिए, दे दीजिए। अगर सरकार फेवरेबल ना हो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अनफेवरेबल सरकार क्या कहती, इमीडिएटली जाती अपील में, कहती लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगा, हमें आईबी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ गई हैं, स्टेट आईबी की, के दंगे हो जाएंगे। उनके 8 कार्यकर्ता 3 बसेस को कहीं फूंक देते, 2 बसेस को कहीं उड़ा देते, 80,000 व्यक्ति सड़क पे उतर चुका था। वो तो 1 सेकंड लगता है, 80,000 क्या 1 लाख 10 लाख व्यक्ति अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सड़क उतर जाता। कोर्ट के सामने ये सारी रिपोर्ट आती, कोर्ट किस दुविधा में होती कि अरे हाँ राइट्स हो सकते हैं, जाने जा सकती हैं, ये हो सकता है। आप मैं प्रेडिक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता कोर्ट क्या करती, पर स्थिति में आप समझदार हैं, कोर्ट क्या करती? अगर स्टेट गवर्नमेंट आके इसी ऑर्डर पे इमीडिएट अपील डाल देती और तब तक खुलने नहीं देती, कोर्ट क्या बोलती? तो ये तो आग लग रही है प्रदेश में, ये और यहाँ पे क्या हुआ, 7 दिन का टाइम था, वो आउटराइट लिमिट थी, 7 घंटे में खुलवा दिया। तो ये भी पॉलिटिकल पावर जरूरी है, और एक इंसिडेंट वायलेंस का नहीं हुआ। सो इट इज नॉट ओनली कोर्ट, सी हमारे हर सिस्टम जुड़ा हुआ है। सही बात है। और 24 आ रहा है तो ये बात भैया ध्यान रख लेना, हर सिस्टम जुड़ा हुआ है। सही बात। सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर से नहीं होता, क्योंकि वो एप्लीकेशन आ जाती, सेम ऑर्डर आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता जमीन पे, फिर स्टे हो जाता, शायद ठंडे बस्ते में रहता, होते रहता, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी हो गया, टॉपिक भी खत्म हो गया, चलो जी आगे बढ़ो जी। तो इसके बाद ना मैं थोड़ा सा डेमोक्रेसी खतरे में, अभी आपने एक लाइन बोली थी और अभी बहुत उड़ावी के डिक्टेटरशिप आ चुकी है, मतलब हो चुका है, इट्स ओवर नाउ। तो इट्स ओवर नाउ, ऐसा हो गया है क्या? देखिए, डेमोक्रेसी तो उस दिन से ही खतरे में है, जैसे होता है ना बचपन में बोलते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कि बैड वर्क्समैन क्वारल्स विद हिज टूल। अब बिकॉज आप चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है डेमोक्रेसी ही खतरे में आ गई है, डेमोक्रेसी ही खत्म हो गई है। डेमोक्रेसी असल क्या होती है? मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगेन मैं पूरा कोई इंडिया की बात नहीं, मैं ग्लोबल एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे आप प्लीज़ ग्लोबल एग्जांपल दे दीजिए। डेमोक्रेसी में कोई नेता एक चुनाव हारे, 14 का चुनाव, राहुल गांधी वॉज द अनक्राउंड क्राउन प्रिंस, 14 का चुनाव हारे, हिस्टोरिक हार पे जाए, और उसको दोबारा 19 में मौका मिले, 19 का भी हारे, उसको दोबारा 24 में मौका मिले। आप मुझे पूरे वर्ल्ड में एक देश बता दीजिए जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन 2 चुनाव, यूएस हो 4-4 साल बाद हारा हो, यूके हो, कुछ हो, एक भारत का एग्जांपल ले लीजिए। कोई डाउट नहीं है कि एल.के. अडवाणी जी वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ बीजेपी, ह्यूमन सर्विस टू द नेशन एंड टू द पार्टी। बिल्कुल। पूरे जीवन में एक मौका मिला सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने का। हाँ, ठीक है, सही बात है। 4 का चुनाव में वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, आई एम नॉट टायर्ड, आई एम नॉट रिटायर्ड वाली बातें थी, तो ही वाज द फेस।
पूरे जीवन के संघर्ष के बाद एक मौका मिला, 2009 में एक मौका, बस। वो मौका नहीं हुआ, हम्म, 14 में किसी और व्यक्ति को मौका मिल गया। बिल्कुल। ठीक है, ये है डेमोक्रेसी। हम्म, एक व्यक्ति को एक मौका जीवन में मिलता है डेमोक्रेसी में फेस बनने का। ये जो डेमोक्रेसी खतरे की बात कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी का 101 तो पहले जान लो कि आप 2 चुनाव हार के तीसरे चुनाव में चेहरा हो, तीसरा हारोगे शायद चौथे में भी चेहरा आप ही होगे। हाँ? और बीजेपी तो बहुत खुश होगी। मैं बहुत बारी हंस के बोलता हूँ, हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, तो एक अमीर बच्चा होता था, हाँ, अब भैया उसके पास बैट होता था, बिल्कुल। उसके पास बॉल होती थी, उसके पास विकेट होती थी, उसके पास पैड्स होते थे, बहुत खर्चा आता था सब चीज़ों का। तो हम सारे प्रे करते थे भाई ये दूसरी टीम में सिलेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैटिंग करने जाएगा, सही है। खेलना इसको आता नहीं है, 10-10, 15-15, 20-20 ओवर के मैच होते हैं, हम्म, इसको आउट हम करेंगे नहीं, सारी बॉलें हम वेस्ट करते रहेंगे, बैट इसका विकेट इसकी है, इसको कोई रिटायर हर्ट कर नहीं सकता है। सही बात। तो ये तो आइडियल पर्सन है। मुझे हम्म, कई बार ही लगता है ये आइडियल ऑपोजिशन है, क्योंकि भैया कांग्रेस में भी बहुत अच्छे नेता हैं, कोई ऐसी डाउट नहीं हाँ, है, हाँ, और बहुत अच्छे निकलेंगे भी। नेचर है बोर्स अ वैक्यूम, आप नहीं होगा कोई तो आ ही जाएगा, अच्छा सही ही बात है। निकलेगा। तो ये वो वाला रिच किड विद अ बैट एंड अ पैड वाला मुझे एग्जांपल लगता है कि भैया ये खेलेगा भी, ये बॉलें भी वेस्ट करेगा, ये अपने अपने चौकीदार चोर भी करेगा, वो भी करेगा। आई समटाइम्स फील दैट। पर जो डेमोक्रेसी खतरे की बात करते हैं, वो पहले पार्टी के अंदर तो डेमोक्रेसी लेके आई है। कितनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इलेक्शंस में किसी व्यक्ति को, अगर जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और अगर बार बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या वो डेमोक्रेटिक है? तो पहला तो मेरा यही पॉइंट है डेमोक्रेसी खतरे का। बिल्कुल। फिर आ जाता हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर पे कि वो क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है नहीं है। आज ही जिस दिन हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे की, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जजमेंट आई है, जो पूरा एक बड़ा इकोसिस्टम कह रहा है कि सरकार के पक्ष में नहीं है, जिसमें जो लॉ पास था वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है। बिल्कुल। स्ट्राइक डाउन के बाद टाइम एक्सटेंशन चाहिए था, वो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एक्सटेंशन भी नहीं दिया है। खैर इसमें कुछ टेक्निकलिटी है, आपका पता नहीं पॉडकास्ट कब चलता है, लोग जानना चाहेंगे टेक्निकलिटी नहीं, कि मिस्टर साल्वे आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो 2 बातें आप कह रहे हैं कि किसने कितना पैसा दिया, वो हमारे पास है, किस पार्टी को कितना पैसा आया वो भी हमारे पास है, दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में है, क्योंकि लीक ना हो जाए, प्राइवेसी इंपॉर्टेंट थी। हमने ये नहीं जोड़ा कि इस व्यक्ति ने पैसा दिया और वो इस पार्टी को गया। सपोजिंग ए पार्टी को टोटल 500 करोड़ आया है और अलग अलग व्यक्ति ने 2-2, 4-4 करोड़ गया, तो किसका पैसा किस पार्टी को गया, ये लिंकेज जोड़ने में हमें टाइम चाहिए। तो जो लगता है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर डिटेल में नहीं पड़ा है, उसके हिसाब से ये लिंकेज सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी आप नहीं कीजिए, आप रॉ डाटा डाल दीजिए। बिल्कुल। तो एनीवेज वो अलग है। पर डेमोक्रेसी खतरे की बात कर रहे हैं, आज ही एक जजमेंट है जो पूरा पॉलिटिकल फंडिंग को इलेक्शन से चंद दिन पहले समाप्त कर देती है। कौन सी डेमोक्रेसी खतरे में है भाई? ये तो आप जीत मान रहे हो ना, सही पूरी एक लॉबी जीत मान रही है, प्राइम मिनिस्टर की या रूलिंग पार्टी की या किसी की भी पूरी फंडिंग रुक सकती है चुनाव से 10 दिन पहले, और आप डेमोक्रेसी खतरे में है। तो यार अगर ऐसा खतरा है डेमोक्रेसी में, तो फिर तो क्या बात करें। और अगर आप लीगल केसेस की बात करते हैं, आप देखिए यूएस में, इंडिया में यही डेमोक्रेसी खतरे का एक ही रीजन है ना, कि ईडी का केस हो गया या सीबीआई का केस हो गया। इसके सिवा तो मुझे लगता नहीं कोई है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 121 केस चल रहे हैं, उसको एक जूरी ने अभी $5 मिलियन का फाइन लगा दिया है। एक जूरी ने 400 मिलियन, या गूगल करना, 400 मिलियन या $380 मिलियन का फाइन लगा दिया है। $380 मिलियन का विद इंटरेस्ट। अब फिगर चेक होता 300-400, मतलब इट्स अ माइंड बॉगलिंग अमाउंट, ठीक है, फाइन लगा दिया है। तो फिर तो यूएस में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। सही बात। 400 मिलियन डॉलर का फाइन हो रहा है 15-15, 20-20 साल पुरानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर, और उसके ऊपर पिटिशंस डाली गई हैं कि वो कैंडिडेट ना हो पाए कुछ स्टेट्स में। आज तक किसी ने ये तो ट्राई नहीं किया ना कि कैंडिडेट ना हो पाए, वो पिटिशंस डाली गई हैं कि वो कैंडिडेट ना हो पाए। अब लीगल प्रोसेस अगर आगे बढ़ेगा और आपको लगता है उससे डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है, तो वो तो एक जुवेनाइल आर्ग्यूमेंट है। बिल्कुल। मतलब पर इस आर्ग्यूमेंट को जो मीडिया इतना बड़ा बना रही है, वो कहाँ से आ रही है ना, वो भी मैं थोड़ा सा आपको मीडिया गलत नहीं है। देखो आपको मीडिया को आदत थी कि फोन कॉल करके मंत्री अपॉइंट कर पाए। देखो अगर आपका कोई राडिया केस की बात हो रही है, अगर आपका कोई नुकसान हो सही बात है, तो आपको चुभेगा ना। अब आपका नुकसान बेशक इलीगल हो,
चुभेगा तो सही ना। बिल्कुल। आप सरकारी पार्क में अपना घर बना लीजिए, टूटे, आपको बुरा तो लगेगा ना। सही बात। देखो ये तो एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, इसमें कुछ गलत नहीं है। सो जब आपकी इतनी शक्ति थी, आप एयरलाइन में फ्लाइट पकड़ के जाते थे, आपका एक रुतबा था, आपको लोग दो तरह से हुआ इसमें। कुछ तो बीजेपी ने चेंज किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रियलाइज़ किया 2002 के बाद कि भैया मीडिया ने तो मेरे एंटी दिखाना है, चीज़ें विपरीत हैं, तो उन्होंने अपना कम्युनिकेशन का कोई और रास्ता निकाला। फिर वो उस रास्ते पे सफल होके भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तो ये मीडिया के जोकर्स फिर सोचते हैं कि भैया सक्सेसफुल हो गया, वो पहुंच गया प्रधानमंत्री पे, अब वो हमें एक्सेस देगा और हमारी सारी बातें सुनेगा। भाई वो तुम्हारी ऑपोजिशन में पहुंचा, बिल्कुल, तो वो अब क्यों तुम्हें भाव दे। बिल्कुल सही बात। वो तो पहुंच गया। वो मन की बात प्रोग्राम, ही इज कम्युनिकेटिंग विद पीपल डायरेक्टली, ही इज गोइंग अब्रॉड, एंड आपको अपने प्लेन पे नहीं ले जा रहे, उनको नहीं जरूरत है आपकी, आप बॉयकॉट कर दो, हम मत कवर करो। सही बात है, हम मत कवर करो, आप सही बात। अभी क्या हुआ, मन की बात का एक बहुत बढ़िया आरटीआई हुई उसके ऊपर, मन की बात के ऊपर, कि ये तो सोच रहे थे कि हम इस पे बहुत तगड़ा स्कोर करेंगे कि मन की बात पे अभी तक कितना पैसा खर्चा हो चुका। तो उसमें पता चला कि मन की बात में अभी तक 32 करोड़ रुपए टोटल खर्च हुए, लेकिन इसकी वजह से AIR ने 48 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। तो ये RTI बोल गई, अब वो उनका स्कोर जो है वो उल्टा बढ़ गया। उधर से CNN ने अभी कल ही रिपोर्ट दी है कि रशिया को न्यूक्लियर वेपन शुरू करने से मना कर दिया था, जिसने मोदी ने रुकवाया है। मैंने कहा भाई ये चुनावी साल में CNN तुम क्या कर रहे हो, क्या लिब्रांडू बनेगा रे तू। तो वो ये जोड़िए, आप ग्लोबल पोल्स देखिए, वो रेप्यूटेड ग्लोबल US एजेंसी पोल्स, प्राइम मिनिस्टर की रेटिंग्स वो 60-70, मतलब बहुत गैप की करते रहते हैं। या आप देखिए, जब ये यूक्रेन वॉर हो रहा था, मुझे आज भी याद है, मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि 2-3 लोग इसके अंदर मीडिएशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैक्सिको इज अ कैथोलिक कंट्री, तो उन्होंने पोप का नाम दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम दिया। या आप इसको रियल टाइम में देख लो, मैक्सिको तो कोई वो नहीं है ना बीजेपी का अलायंस पार्टनर या ऐसा, तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं। मेरे ख्याल से हमारे कोई बहुत डीप रिश्ते भी नहीं है। सही बात है कि मैक्सिको के साथ कि भैया डिपेंडेंट है इंडिया पे। या अगर आप इसको थोड़ा डिफरेंटली देखो, कब हुआ है कि US का उस समय सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि रशिया को आइसोलेट करना है। बिल्कुल ठीक है, उस सिंगल पॉइंट एजेंडा पे अगर आप जयशंकर जी के इंटरव्यूज देखिए, वेस्टर्न मीडिया में हर बारी सवाल होता था, आप रशिया से तेल क्यों लेते हो, आप तेल क्यों लेते हो, आप तेल। भारत ने कितनी स्किलफुली बैलेंस किया, रशिया से तेल भी लेते रहा। US ने एक टाइम पे बातें हो रही थी कि US सैंक्शन लगा देगा, ये कर देगा, जो तेल लेते हैं। आज इतनी बड़ी इकोनॉमी हुआ, आप क्या US सैंक्शन लगाएगा। US ने अपने वेपन्स भी बेचे, सिस्टम्स भी बेचे, ट्रेड भी चला, सब कुछ चला, और साथ साथ आप रशिया से तेल भी लेते रहे। तो दो लोग जो एकदम द्वंद्व युद्ध में हैं, रशिया और US, आप दोनों के साथ आप रिश्ते अच्छे रख पा रहे हो। ये कॉलेज में दो दोस्तों में लड़ाई हो जाए ना, आपको साइड चूज करनी पड़ जाती है, और उसमें आपके बैंड बज जाते हैं, कुछ में कोई स्टेक नहीं होता। सही बात है, जीरो स्टेक है। यहाँ पे आप इतनी फाइन बैलेंसिंग कर जाते हो, और साथ साथ आप वहाँ पे ये भी बोल जाते हो कि पाकिस्तान टेरर स्टेट है, और देयर विल बी नो टॉक स्टिल टेररिज्म लास्ट, जो भी एक एजेंडा है कि पाकिस्तान इंडिया को हर समय जोड़ने का। तो आपने ये सब चीज़ें कर रहे हो जो बहुत इजी चीज़ें नहीं है करने को, बट साथ जो मुझे लगता है इन्हीं बातों से प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता था, चाहे मीडिया हो जाए, कि ये सब हो नहीं पाएगा। अब हो रहा है तो आप करो क्या। तो ये फ्रस्ट्रेशन है। सही बात है। अभी इसमें ना मैं मतलब मीडिया पे हम बात कर ही रहे हैं, तो मैंने अभी एक वीडियो किया था, उसमें 2004 से 2014 तक मैंने मीडिया का बिहेवियर देखा कि मीडिया क्या क्या चीज़ें कवर कर रही थी। उसमें आर्टिकल्स थे, राहुल गांधी इज द स्टाइल आइकन, राहुल गांधी ड्रेसेस लाइक अ किंग, राहुल गांधी गेट्स द यूथ आइकन अवार्ड अलॉन्ग विद ऐश्वर्या राय। मतलब जो आज ऐश्वर्या राय हो रहा है, वो मेरे को लगता है यहाँ से आ रहा है। वो यूथ आइकन अवार्ड अलॉन्ग विद ऐश्वर्या राय राहुल गांधी को मिला। फिर राहुल गांधी के ऊपर, और को लगता है उस बात पे चिढ़ मच गई इनको कि मेरे साथ किसी और को मिल गया, मेरे को तभी हर बार वही हो रहा है। अरे मैंने आज ही एक क्लिप देखी,
मिस्टर राशिद के भाई जो बहुत कांग्रेस के अंदर हम्म, के जर्नलिस्ट हैं, आपने ऐश्वर्या राय की बात करी, तो उनसे पूछा होगा चैनल में इंटरव्यू करते हुए कि क्या रीज़न है बच्चन खानदान और गांधी खानदान की लड़ाई का। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि शायद श्वेता बच्चन की शादी और प्रियंका गांधी की शादी सेम डेज के आसपास हुई होगी, कुछ कंपटीशन तो होता ही है। तो बोलती हैं उसमें किसी ने टेल कैरी करी या ये करी कि एक तरफ शादी हो रही है मिस्टर नंदा से, अच्छा। नंदा फैमिली, और एक तरफ हो रही है शादी बर्तन वाले से। क्या, और ये कांग्रेस के इनसाइड जर्नलिस्ट है भैया, हमें नहीं पता क्या हुआ नहीं हुआ, बट आई फाउंड इट वेरी अम्यूजिंग। आई ट्वीटेड दैट आल्सो। सो अब क्या पता क्या हो रहा है, किस बात की किसको फ्रस्ट्रेशन है, सही नहीं बात है, क्या पता क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में आज तक, जैसे जो आज तक पे न्यूज़ चलती थी उस टाइम पे, क्या कि आज राहुल गांधी इसके घर खाना खाने चले गए, आज राहुल गांधी ने उसके घर खाना खा लिया, आज दलित के घर खाना खाने गए हैं, आज दलित के घर सो गए हैं, आज दलित के घर के कुएं का पानी पी लिया है। फिर आज राहुल गांधी लाल स्लैक्स पहने, नीली टी शर्ट पहने दिल्ली की सड़कों पर साइकिल चला रहे हैं। पूरा शो था, बंदा ये बिंदास है, पूरा शो बना रखा था, रोज आता था वो, बंदा ये बिंदास है। आपको वो इंडिया टुडे का कवर नहीं है, कितना वायरल हुआ है वो इंडिया टुडे का ही ना, हाँ, जब 10 बारी या 12 बारी रीलॉन्च कमिंग ऑफ एज। तो मैं भी तो यही बात कर रहा था ना कि कितने चांसेस, भाई कितने चांसेस आप, बट 2 4 6 8 बाकी लोगों के आप चांसेस रोक रहे हैं, कितने चांसेस? नहीं, वो तो चलो एक घड़ी को फिर ये बात होगी ना, वो तो कांग्रेस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपने अपने बंदे को दे दिया चांस, उसको पार्टी मानो ही मत। मुद्दा ये है ना कि मीडिया की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आप आज क्वेश्चन करते हो, तब एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। मीडिया का तो आपने देखा नहीं था जब अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हुआ था। सही बात है, ठीक है, आई रिमेम्बर, क्योंकि रोज होते डिबेट, किसने मीडिया में बोला, इनफैक्ट फंसाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की, तो मीडिया इज वो एक टाइम शायद था ऐसा जब द रूलिंग पार्टी एंड लिमिटेड मीडिया वर हैंडिंग ग्लव्स। वो मेरे ख्याल से एल के अडवाणी जी की बात थी ना, यू वर आस्क्ड टू बेंड एंड यू बिगैन टू क्रॉल। तो वो वाला मीडिया अब सवाल उठाता है, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाता है, और इलेक्शन कमिश्नर्स की हिस्ट्री देख लो आप, नवीन चावला की, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट की थी कि यार ये सारी इंफॉर्मेशन अंदर की बाहर दे रहा है, एंड डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, ये उस जमाने की चीज़ें हैं। तो होता क्या था, बस उस समय मीडिया छुपाता था, अब और मीडिया सोशल मीडिया थी नहीं। और अच्छी बात है, बीजेपी शुड फेस इट, अगर मीडिया कुछ निकालता है कि गलत हो रहा है, इट इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बिल्कुल सही। डेमोक्रेसी तो यही होती है ना कि मीडिया ऐसी चीजें निकाल के आए जो सत्ता में, और सोशल मीडिया पे तो आजकल मेरे को तो कई बार ये भी लगता है कि सोशल मीडिया ही कल की अवतार है, वही करेगा सब कुछ। कितनी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करी है। हाँ? जो लोग इंटेलेक्चुअल बनते थे, क्योंकि एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में आप इस तरह प्रेजेंट करते थे कि यार ये तो बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, इसकी बात बहुत सही है। आज जब वो बोलते हैं, आधे लोग हंसते हैं कि यार इन पागलों को हम इंटेलेक्चुअल समझते थे, क्योंकि आज प्लेटफॉर्म सिर्फ ये हुआ है कि इक्वलाइजेशन होगी और कुछ भी नहीं हुआ है। एक इक्वल प्लेइंग फील्ड मिल गया है, और इसीलिए जो लोग इससे कोप अप नहीं कर पा रहे, वो अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कभी ट्रोल्स बोलेंगे, कभी क्या क्या, मुझे इतने वर्ड्स पता नहीं, आपको अगर आइडिया तो जो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स यूज करेंगे कि यार ये तो ये है, ये तो वो है। अरे भैया, आंसर ऑन फैक्ट्स। सम ऑफ द अकाउंट्स ऑन ट्विटर मुझे इतने नॉलेजेबल लगते हैं, अनोनिमस भी हैं, वो कुछ लिखते हैं, बहुत नहीं भी सही है, मैंने एक दो को देखा, गूगल किया, दे वर वेरी करेक्ट ऑन हिस्ट्री, on so many aspects. The information they bring, it is stunning and it is true. कोई किसी को टीवी पे स्पेस मिली है थोड़ी ना उसी से वो राइट हो गया है। सही बात है। कई लोगों का बहुत अच्छा बोलने का स्टाइल नहीं होता, उनकी नॉलेज ज़्यादा है। हाँ? कई लोगों को प्लेटफॉर्म्स नहीं मिले, कई लोगों का मेन काम नहीं है, वो अपने बिजनेस में बिजी हैं, लाइफ में बिजी हैं, वो निकाल रहे हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी आई है, इससे जो एक्सपोजर हुआ है, उससे ये लोग अभी भी कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है। मीडिया इसमें ना एक प्राइम एग्जांपल मेरे को क्या लगता है कि वो जावेद अख्तर ने कहा था कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी और मुझे जोधा का एग्जाम्पल पूरी हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलता, और फिर इन्होंने ही जोधा अकबर के गाने लिख दिए। तो भाई साहब, ये हो क्या रहा है? आपने
कहना था ना कि जोधा है ही नहीं, मैं क्यों लिखूं। हाँ। और फिर इन्हीं सब चीज़ों को ये मतलब पाकिस्तान में यूज़ भी करते हैं लोग। पाकिस्तान में अकबर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता है, क्योंकि उसने दीन इलाही वगैरह सारी चली थी, इस्लाम से हटा था, तो अकबर को बहुत रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता है। बट जब भी उन्हें हिंदू मॉक करना होता है पाकिस्तान तो को जोधा कौन रिस्पेक्ट से देखता है? नहीं, मैं पाकिस्तान में अकबर की बात कर रहा हूँ। पर वहाँ पे तो बॉटमलेस पिट है। क्या हाल है, क्या हाल है वहाँ के देश का? 1 बिलियन मांग रहे होते हैं कभी पे आधा। मुझे लगता है मुकेश अंबानी अपनी शादी ना करके उनको दे दें तो उनके तो 3 महीने का खर्चा चल जाए। सही बात है, मुझे तो कसम ये- से। उनके क्या बात है। चलिए, तो अच्छा अब मैं इस पे अब अरविंद, मैंने एक क्लिप देखी, आप हाँ। देखना, मुझे फनी क्लिप्स ना होती है, एक देख लो 10 आती हैं। सही बात है। पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा था नीता अंबानी जी का हार, हाँ। और भाई उसमें एक बोला, यही बोला, अरे भाई एक हार हमें दे दे, हमारी जीडीपी बढ़ जाए। हाँ, तो ये कौन है, केएल राहुल की शादी हुई थी जब, हाँ, तो पाकिस्तान की मीडिया पे हाँ। गिफ्ट्स डिस्कस हो रहे थे कि सलमान खान ने BMW दे दी, उसने हीरे की अंगूठी दे दी, वो 1 करोड़ रुपए की है। 1 करोड़ रुपए मतलब पाकिस्तान के 3 करोड़ रुपए, और ऐसा, ये तो ऐसा हो गया, इतने तो गिफ्ट मिल गए जितने में हमारी पूरी इकोनॉमी चल जाए, और ये और वो, ये सब बातें कर रहे तो हैं केएल राहुल पे हो रही थी, सोचो अब क्या हो रही है। वही। तो फिर स्केल ये लगा है। वही ना, अभी हाँ, इतने होते ही नहीं है, ये बोले झूठ है, इतने तो एग्जिस्ट ही नहीं करते वैसे। अरे भाई कसम से, चलो वो तो अब बात चलो करते नहीं हैं। है, ये 20-25 साल पहले ये स्टोरीज नहीं थी जो आज हम हाँ हंस नहीं, रहे ये हैं ना। 20-25 साल पहले स्टोरीज भी नहीं थी, और 20-25 साल मतलब पहले इतना ये गैप वाली स्टोरीज नहीं थी। एग्जैक्टली। और मतलब उस टाइम पे ऐसा हमारी जनरेशन में ही हुआ है ये, हाँ। हम सबकी जनरेशन में ही हुआ है ये। इसमें एक आंकड़ा है कि 2007 तक हाँ, पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है हाँ। वो हर साल भारत से ज्यादा भारत से ऊपर थी पहले। 2007 से पहले पाकिस्तान हमसे बेटर ग्रो कर रहा था। ग्रोथ रेट में भी एजेंडा देखो, हम आज थोड़ी एजेंडास की बातें कर रहे हैं, वर्ड्स की। मुझे एक बात बताओ, मैं ये बहुत जानना चाहता हूँ, जब इंडिया की इकोनॉमी फेल हो रही थी तो उसका नाम दे दिया गया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हाँ। अब मैं यही बात कर रहा हूँ, दे हैंड याकूब मेनन, कथुआ में हिंदुस्तान, ये इतने इन्होंने इंजेक्शंस डाले हैं नेगेटिविटी के। भाई पॉलिसी नेहरू की फुल सोशलिस्ट पॉलिसीज, फुल सोशलिस्ट पॉलिसीज, बिल्कुल फुल सेकुलर प्राइम मिनिस्टर, कोई बिल्कुल, डाउट नहीं है। क्यों बन रहा है भैया, सोमनाथ मंदिर में प्रेसिडेंट क्यों जा रहे हैं? केएम मुंशी के करियर का क्या हाल हुआ? जाने के बाद यूनियन मिनिस्टर थे वो फिर भी रिस्क लेते रहे, जाते रहे, करते रहे, करियर जो भी हुआ। जनरेशन याद करती हैं उनको, कितने मंत्री आए, कितने मंत्री गए, कौन नाम भी नहीं पता होता आपको। तो फुल सेकुलर प्राइम मिनिस्टर, फुल सोशलिस्ट पॉलिसी, और इकोनॉमी फेल होने का नाम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। आज हिंदुत्व सरकार है, कभी आपने सुना हमारी इकोनॉमी का नाम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? सही बात। सरकार हिंदुत्व है, इकोनॉमी चल रही है, वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नहीं है। जब सरकार सेकुलर है, इकोनॉमी फ्लॉप हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ रहा है, तो नाम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। मतलब गिनने बैठो ना, इस तरह का अनियन, एक उतारो, दूसरा उतारो, तीसरा उतारो, चौथा। इस पे अगर हम पॉडकास्ट इस पर्टिकुलर मैटर पे करने वर्ड्स बैठे, और किस तरह नेगेटिव खेलते हैं ना कदम। अच्छा, नेगेटिव एक और कर देते हैं, ये फेस्टिवल्स का। हाँ देख लो, आप मुझे गिनने शुरू करो फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल का नाम लो। दिवाली, पोल्यूशन, डाटा साइंस सब आ चुका है। मेरी वन ऑफ माय अर्लीस्ट टीवी डिबेट्स, अब तो 10 साल बना हो गए, वाज ऑन एनडीटीवी दिवाली पे। उस समय इतना इशू नहीं था, उस समय शुरू हो रहा था कि दिवाली पे क्रैकर मत करो। तो आदत है, मैं थोड़ी पढ़ाई रिसर्च करके चला गया। उसमें मुझे एक आईवी लीग की रिसर्च मिली जो बता रही थी कि कितना वुड यूज़ होता है क्रिसमस में, कैसे पोल्यूशन होती है, कैसे उससे होता है। और एक मुझे अभी भी गूगल कीजिएगा, अगर इन्होंने आजकल तो वर्क वर्ड हो गया, हटा नहीं दी, तो MCD जो की रिपोर्ट थी कि किस तरह डेंगू कम हो रहा है बिकॉज ऑफ क्रैकर बर्स्टिंग, स्मोक होता है, और किस तरह अच्छा, और उसका कोई पोल्यूशन से लेना देना नहीं है। MCD रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स थी, आज कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा, बिल्कुल डॉक्टर्स की स्टेटमेंट थी, रिपोर्ट्स थी। ये 2005 या 6 की बात है, 7 की होगी शायद, नेट पे अभी भी हो। मैंने वो कोट कर दिया, NDTV ने उसके बाद जीवन में मुझे वापस नहीं बुलाया। क्योंकि उनको क्या चाहिए, उस समय गेम ये होती थी कि एक व्यक्ति लाओ प्रो फॉर्मा ड्रामे के लिए, जो राष्ट्रवादी तो इतना नहीं था, जो सांस्कृतिक व्यू लेगा, और यूजली वो चाहते थे ऐसा व्यक्ति है जो इल प्रिपेयर्ड है, जो अपनी बात उस तरह रख नहीं सकता। तो हम अपनी ऑडियंस को बोलें कि देखो इस तरह के लोग हैं, ये सही बात, इस तरह के लोग हैं ये। आप जवाब दे दीजिए
आईवी लीग की कोई स्टडी कोड कर दीजिए, एमसीडी की रिसर्च कर दीजिए, तो एंकर्स के पास जवाब नहीं होता था। क्या जवाब देंगे भैया, तुम्हारी एमसीडी की रिपोर्ट कह रही है, डॉक्टर्स उस समय के प्रोमिनेंट कह रहे हैं, ये कह रही हैं। पर जो हम बात करें एजेंडा का, दिवाली इज अ लॉस्ट बैटल। अब स्कूल के बच्चे भी यही बोलते हैं, सही बात है, स्कूलों में पढ़ाते हैं तो इट्स लॉस्ट। मैं मोटा मोटा लॉस्ट नहीं है, लड़ते रहते हैं, बट होली लड़कियों से छेड़छाड़ होती है, ईव टीजिंग होती है। भाई कौन सी लड़कियां जाके अपने सर्कल को छोड़ के रैंडम जगहों पे खेल रहे होते हैं, पहली बात। और अगर कुछ होता है या नहीं होता है, उसका फिर फेस्टिवल से जोड़ने का क्या लेना देना है। बिल्कुल। होली, अच्छा चलो आप आ जाओ, दही हांडी ऑब्वियसली बहुत डेंजरस है, आपकी हड्डियां टूट जाएंगी आप ऊपर चढ़ोगे। वहाँ पे स्पेनिश बुल फेस्टिवल ठीक है। अच्छा जलीकट्टू, ऑब्वियसली एनिमल से क्रूअल्टी है, जबकि काटो पीटो खाओ तो कोई दिक्कत प्रेम है नहीं वो। फिर उसके आगे चलो आप आओ, कौन कौन नवरात्रि, रक्षाबंधन में लेदर काउ लेदर की बेल्ट नहीं, अरे पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की भी है। हाँ, तुम लोग बहुत घटिया मर्दों का प्रदेश बनाना चाहते हो, इसलिए वो पेट्रियार्की है। अच्छा करवा चौथ ऑब्वियसली पेट्रियार्की इंटू 10 है, वो तो भाई बहन की पेट्रियार्की है, ये तो पेट्रियार्की इंटू 10 है। उसके बाद आगे चलो, नेम आप कोई भी फेस्टिवल का नाम लो ना, नवरात्रों में इनका चल जाता है कि भाई, महाशिवरात्रि में तो दूध वेस्ट हो जाता है। महाशिवरात्रि में दूध वेस्ट हो जाता है, नवरात्रि में चल जाता है कि 9 दिन माँ को पूजने से या महिला को पूजने से क्या होगा, बाकी दिन तो तुम सालों रेप ही करते हो। मैं बोलता रहा हूँ, आप कोई फेस्टिवल, इट इज द ट्रिक। क्या है इसकी ट्रिक? इज रेगुलेट इट इनटू एक्सटिंक्शन। बिल्कुल, आप एक साथ फरमान नहीं दे सकते बैन हो जाए, तो रेगुलेशन 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 के धीरे 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 लोग अपने आप ही इसको सेलिब्रेट करना बंद कर दे। इट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट इट विद फुल गट्स। सो मुझे इरोज की एक ऐड अगेन याद आ गई, अगर हो स्क्रीन पे ना, वो लैपटॉप है किसी का दिखाना, वो ऐसी ऐड है, कैटरीना कैफ पिंक नहीं, येलो सी साड़ी पहन के, वेट साड़ी पहन के, नवरात्रि, ये भाई खोल फोन पे खोलियो मेरी इरोज की ऐड, वो इरोज नवरात्रि ऐड अपॉलॉजी। रणवीर कपूर नहीं, नॉट रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, सलमान खान, एक बोलता है डांडिया खेलनी है, मेरे पास डंडा है। आप ऐड देखो, एक मैं मिस कोट नहीं करना चाहता, आप निकालिए किस तरह वो नवरात्रि विश कर रहे हैं। आपने नवरात्रि का नाम लिया तो पूरा सेक्सुअलाइज करना, द चीपेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन करना। एक का मेरे को अगर याद है, चेक कर देंगे भी, मेरे पजामे में मामा है, ऐसा सम शिट लाइक दैट। तो ये सारा क्या एक्सीडेंटली चल रहा है। और उसके बाद फिर बोलेंगे, अगर कोई लोग एंट्री रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो ये बोलेंगे नहीं भैया एंट्री मत रिस्ट्रिक्ट करो गरबा में, सबको आने दो। जबकि आपका माइंडसेट देखिए क्या है। दिखाना फोटो है ना, कैमरे पे लगा दो, मेरी तो रटी हुई है, ये देखिए यार, ये देखिए, लेट्स हैव सम पजामा इन माय पजामा। ये रणवीर सिंह है भाई साहब, ये देखिए पजामा इन पजामा, ये नवरात्रि के ऊपर करना चाह रहे हैं। फिर रोज ने अपनी अपॉलॉजी निकाली, इससे बहुत सारी थी ये। हाँ, ये कितनी, ये हाँ, आई नीड अ डंडी टू प्ले डांडिया। ये इसमें सलमान खान भाई साहब है, और ये जो कह रहे हैं वो तो मतलब बोलने अशोक, इतना ज्यादा अशोक, मैं यही तो बोल रहा हूँ। बाद में फिर दे अपोलोजाइज्ड फॉर इट, इनकी एक ऑफिशियल अपॉलॉजी आई थी। सो आप देखिए कहाँ पे रियलाइज कीजिए, अगर हम एक आज बैठ के बात कर रहे हैं, किस एंगल से एजेंडा शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, हर जगह घुसा हुआ है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे इसकी इंटरलिंकिंग, आप इसके सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात यही है। चलिए अब यहाँ से ना हम थोड़ा केजरीवाल जी को डिस्कस कर लेते हैं। मतलब आप दिल्ली से आते हैं और हम लोग भी दिल्ली से बहुत इम्पैक्ट रहते हैं, तो एक तो मतलब जो बंदा करप्शन को समाप्त करने आया था, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा करप्शन के चार्जेस हैं। अब ये ईडी की जो समन्स हैं उनको इवेज भी करे जा रहे हैं, तो मतलब कब तक कर सकते हैं, कहाँ जाके बात रुकेगी? देखिए मैं आपको लीगल बात बोल दूं, तो अगर मैं, एक तो बहुत इस पे मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, मैं जनरल केजरीवाल की बात नहीं करूंगा कि किस तरह वो एक टाइम पे एक होप थे न्यू पॉलिटिक्स की, किस तरह सबने उनकी बातों में बाय इन किया। कोई भी सिविलाइज्ड आदमी है वो बाय इन करता था, भैया करप्शन है जेल डालो। वो उस समय कहते थे एलिगेशन आने पे जेल डालो, प्रूफ की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी मेरे पास फाइलें हैं, जेल डालो व्हाटएवर। मैं वो सबको पता है, या क्या प्रोमिसेस है क्या नहीं, मैं लीगल बात करता हूँ।
आपको अगर ईडी से समन आया है, आपको उसको obey करना पड़ता है। बिल्कुल। 1 आया, 2 आया, 5 आया, 7 आया, 8 आया, ये मेरे लीगल एक्सपीरियंस में तो एक्सट्रीमली रेयर है। अगर जांच एजेंसी 2 बारी 3 बारी समन करे, आप ना जाओ, जांच एजेंसी एक्शन ले लेती है, उठा के अरेस्ट मार देती है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो एक मिथ फैलाई जा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि मैटर कोर्ट में है, कोर्ट में पेंडिंग है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, दो अलग चीज़ें होती हैं। एक, अगर किसी केस की जांच हो रही है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन के लिए विटनेस की तरह, अक्यूज्ड की तरह बुलाया, वो ईडी का समन है। दूसरी चीज़ होती है कोई लॉफुल अथॉरिटी आपको कोई आदेश दे, आप वो आदेश ना मानो तो वो अपने में क्राइम है। जैसे ट्रैफिक पुल में आपने रेड लाइट आपी, आपको रेड लाइट आपी तो उसका एक फाइन है, बिल्कुल, कोई इस पे डाउट नहीं है। आप ट्रैफिक वाले के ना रोकने पे उसको धक्का मार के या गाड़ी लेके आगे निकल जाएं तो वो एक सेपरेट ऑफेंस है। बिल्कुल। तो जो ईडी के समन्स आ रहे हैं, जिस भी घोटाले में आ रहे हैं, विटनेस आ रहे हैं, किस में भी आ रहे हैं, वो एक चीज़ है। जब आप उन समन्स पे जवाब नहीं दे रहे तो वो एक सेपरेट ऑफेंस है। ईडी ने कोर्ट में उस ऑफेंस का केस डाला है कि हमारे समन्स पे ना आना एक ऑफेंस है। इस ऑफेंस की ऑब्वियसली जो धाराएं हैं उसमें पनिशमेंट है, तो वो उसके लिए कर रहे हैं। तो ईडी चाह रही है कि हमारे समन्स को ना मानने की आपको सजा मिले, और उसको ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मैटर कोर्ट में। कोर्ट में क्या होता, ईडी का समन है, आप उसको चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट जाइए, उस पर स्टे ले लीजिए, या आप एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, ईडी की बात खत्म, या आप केस को ही क्वॉश करवा लीजिए, जो भी केस है आपके अगेंस्ट। सो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर आपको आ रहा है समन, आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है। अब ईडी इस पे क्यों एक्शन नहीं ले रही है, क्या स्पीड चल रही है, वो सब चीज़ें। उसमें एक चीज़ ये भी है ना कि मतलब जो हम लोग समझ रहे हैं उस चीज़ को, वो ये समझ रहे हैं कि केजरीवाल ये चाहता है कि उसको घसीट के लेके जाएं, ईडी घसीट के लेके जाए, ताकि वो उसको और बड़ा मुद्दा बना सके कि भाई डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, ये हो गया है, भगत सिंह बन जाऊंगा मैं, उस तरीके की चीज हो सकता है। कैसे बन जाओगे? अब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी मनीष सिसोदिया को बेल। मैं सिर्फ लीगल बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल में नहीं पढ़ रहा। आपको मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, संजय सिंह की कोर्ट्स में बेल रिजेक्ट हो चुकी है, तो ऑब्वियसली ईडी का केस स्ट्रांग है, ईडी हैज द केस। बिल्कुल नहीं बेल मिली। और मैं एक विपक्ष के ही नेता का एग्जांपल दे दूंगा जिसकी बहुत जल्दी बेल हो गई, संजय राउत की। तो आप ये भी नहीं बोल सकते, कोई संजय राउत को बीजेपी का फेवरेट तो है नहीं, रोज शायद उसके अगेंस्ट नहीं होगा प्रूफ, सही बात है, या ग्राउंड बने होंगे आपके अगेंस्ट है, या अब देखो आप ये नहीं कह सकते ना कि उसकी बेल होगी तो वो क्यों होगी, फिर इनकी क्यों नहीं हुई है। इनकी तो टेक्निकली सतेंद्र जैन की भी नहीं हुई है, वो मेडिकल बेल पे है। सो आप कुछ प्रूफ्स हैं तभी आपको बेल नहीं मिल रही है कोर्ट से। और उसी चीज़ों में तो आप उसी प्रदेश के आप सीएम हैं जिस प्रदेश के 2 मंत्री जेल में हैं और हाई कोर्ट में केस डाला। ये भी एक नई पॉलिटिकल अगर बात करें कि कई आपके नेताओं की स्टेटमेंट है, अरेस्ट भी हो गए तो हम जेल से सरकार चला लेंगे। अब क्या संविधान ने ये कल्पना की थी? हाई कोर्ट में केस डाला जब सतेंद्र जैन मेरे ख्याल से जेल में थे कि इनका मंत्री पद छीना जाए। हाई कोर्ट ने बोला मिनिस्टर अपॉइंट करना गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, अब हम इस पे क्या इंटरफेयर करें। बिल्कुल ठीक है, दे डिड नॉट एंटरटेन द पिटीशन या डिसमिस्ड इट। अब बात भी सही है, अब कल को क्या मंत्री कोर्ट चुनेंगे और चुनेंगे तो फिर आप बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ रहा है, जुडिशियल कंटेंस बढ़ रहा है। पर क्या ये कल्पना हो सकती है कि कोई व्यक्ति जेल में हो और वो जेल में रहता हुआ मंत्री रह जाए? भैया ब्यूरोक्रेट कैसे मिलेगा आपको? जेल में विजिटिंग आवर्स हैं, फाइलें कौन लेके आएगा, साइन कौन करवाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन होगी, 20 लोगों से मीटिंग होती है डिसीजन होने के लिए, वो कैसे होगा? एक सिर्फ मंत्री की बात कर रहा हूँ, सीएम की बात ही नहीं कर रहा। तो नई नई चीजें आ रही हैं हमारी डेमोक्रेसी में। और अगर आपको कोर्ट कल ऑर्डर कर दे कि अभी नहीं है कोई ऑर्डर, कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है, और अगर कोर्ट ऑर्डर कर दे कि आप जेल में रहते हुए अंडर ट्रायल आप सीएम या मंत्री नहीं रह सकते, तो फिर जुडिशरी पर अटैक शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अब ऐसी ऐसी चीजों पे क्या कोई कल्पना करके इसका क्या आंसर सोचे। जी अच्छा, अगर इफ यू आर ओके तो कॉलेजियम पे थोड़ी सी बात कर सकते हैं या नहीं? करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मुझे क्या तो अभी ना एक सीरीज आई थी, मामला लीगल है, आपने पता नहीं देखी है कि नहीं देखी है, अभी ऑफ लेट ही आई है नेटफ्लिक्स पे। अच्छी सीरीज है, मतलब मुझे पसंद आई। आई एम नो टीवी होम।
अच्छा Zero तो, degree. तो मतलब मैं अभी कम ही देखता हूँ, पर ये मैंने देखी जान के, मुझे किसी ने रेकमेंड भी की थी कि थोड़ा देखो इस पे। उसमें 3 या 4 जगह पे कलेजियम के ऊपर कटाक्ष किया गया है, और ये पहली बार मैंने होता हुआ देखा है। कोलिजियम पे तो डिबेट बहुत देर से चल रही है। हाँ, डिबेट चल NAJC रही आया है, था जब। डिबेट चल रही है। लेकिन ये कलेजियम पे डिबेट जो है वो कभी वेब सीरीज में या फिल्मों में नहीं देखी गई, तो वहां पे उसने कटाक्ष। मोर हाँ डेमोक्रेसी क्या अच्छी बात है, मोर डेमोक्रेसी हो रही है। हाँ। पर देखो एक चीज़ मैं अच्छी बोलूँगा, हम्म सुप्रीम कोर्ट की, जब हम प्रोफेशन में आए थे, हम्म मुझे याद है, अपने चाहता हूँ, एक क्लाइंट होगा कोई, मैं यंग काउंसिल था, जूनियर था किसी ऑफिस में, उसने ना फ़ोन पे कुछ रिकॉर्ड कर रहा होगा कि आर्गूमेंट हो रहा है, एंड द जजेस डिड नॉट लाइक इट, कि आप ऐसे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रॉम दोज डेज टू लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ एवरी केस, गुड बैड अगली जो भी है, सब कुछ लाइव स्ट्रीम हो रहा है, विच इज़ द वे इट शुड बी, विच इज़ द वे ये आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, विच इज़ द वे आपका चीज़ें ओपन होनी चाहिए, तो वो अच्छी है। अब क्रिटिसिज्म तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो भी होगा, बहुत डिफ़िकल्ट अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, और वो गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली करे। कोलिजियम क्यों आ रहा है? एक टाइम पे गवर्नमेंट बिल्कुल पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे अपनी मर्जी, कांग्रेस era था जब अपनी मर्जी से कुछ भी अपॉइंट कर रही थी, तो वो भी गलत था। बिल्कुल। सिर्फ जजेस करना, मेरे ख्याल से इट हैज़ टू बी अ मोर बैलेंस सिस्टम, बट इट शुड बी अ मोर बैलेंस सिस्टम। हम जैसे अब एक लॉट में मोस्टली गवर्नमेंट कर रही थी, अब इस लॉट में मोस्टली जुडिशरी कर रही है, होपफुली कोई और सोल्यूशन निकलेगा। अभी ना जो 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 सीरीज का मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें उन्होंने कहा कि एक वकील होता है, उसको ऑफर आता है जज बनने का, क्योंकि उसने कुछ कुछ काम ऐसे किए होते हैं, तो उसको कहते हैं, उसको दूसरा जज कहता है कि अरे ठीक है भाई, तेरे को ऑफर आ गया, कभी कभी मान्य कृपा करते हैं। तो वो कभी कभी ही कृपा कैसे होती है, वो उसका क्या, अभी एक वो भी हाई कोर्ट का मैं वो पढ़ रहा था, डेटा पढ़ रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स ने डाला हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था एवरी थर्ड जज इज नेफ्यू और अंकल। तो वो किसी एक हाई कोर्ट का बहुत फ्लोट कर रहा है, मैं उस हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट में तो ऐसा आई नहीं थिंक है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का हाँ, वो है। किसी हाई कोर्ट हाँ। का फ्लोट कर रहा है, मुझे रिकॉल है, बट बिकॉज अपन उस कोर्ट के इतने सिस्टम जानते नहीं, वी प्रैक्टिस इन दिल्ली हाई कोर्ट प्राइमरीली, एंड सो तो दिल्ली हाई कोर्ट में तो ऐसा नहीं है, बहुत मेरिटोरियस लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी आ रहे हैं। बट हाँ, जो आप कोलिजियम सिस्टम की ओवरऑल रिफॉर्मिंग की बात कर रहे हैं, वो के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप क्या सिस्टम लाएंगे, जी, उस पे वही बड़ी मैं जानना बहस है। चाह रहा क्या हूँ लाएं, इट इज़ अ डिफिकल्ट आंसर टू गिव, क्या सिस्टम लाएंगे टू जस्ट से कि ये उचित नहीं है इज वन पॉइंट, पर उचित क्या क्या है? इससे बेटर है, हम्म वो सामने प्रपोजल होगा तभी आप उसको बोल सकते हैं कि ये इससे बेटर है या इससे वर्स है, बिल्कुल। विदाउट हैविंग दैट इन फ्रंट नहीं बोल सकते ना हम। कल आई थिंक हरीश साल्वे जी ने भी कुछ बोला है ना इस इशू के ऊपर, क्या फॉर्मर सोलिसिटर जनरल हाँ, ने, हाँ, क्या तो बोला? उन्होंने यही बोला कि मतलब मेरे को पूरे विश्व में कोई ऐसा देश बता दो जहां पे जजेस जजेस को अपॉइंट बिल्कुल करते सच बात है, ठीक है, वो तो फैक्चुअल बात है। तो अभी ये डिबेट थोड़ी उठ रही है, मैं ये तभी नहीं, डिबेट उठ रही है, बट एज आई सेड ना, इंडिया में अब हर देश में अलग सिस्टम है। इंडिया में जो सिस्टम इवॉल्व हुआ है ऑफ कोलिजियम सिस्टम, बहुत क्रिटिसिज्म है इसकी, आपने वेब सीरीज में बोला, तो एक नॉर्मल लाइफ में भी क्रिटिसिज्म आई रही है, बट बेटर सिस्टम क्या है वो नीड्स टू बी बिफोर टू डिस्कस इट। ऑब्वियसली कोलिजियम में एमिनेंट जूरिस्ट लाइक मिस्टर साल्वे आर सेइंग इट, सभी बोल रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है, या वेब सीरीज में आ रहा है, बट क्या बेटर है उसके वैक्यूम में आप कैसे बोलेंगे? और जो कई बार लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप जो भी सिस्टम कह रहे हैं, ये सोच के चलिएगा कि भैया गवर्नमेंट चेंज होती हैं, बिल्कुल कोई गवर्नमेंट परमानेंट नहीं है। आज ना मैं एक बहुत पाता हूँ समाज में कि बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ सरकार करे, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, सिर्फ सरकार करे, क्योंकि अब जिस तरह सिस्टम बैठ गया है बिल्कुल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी, तो हमें एक मिक्सचरन चाहिए, एक जुडिशियस मिक्स चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का रोल हो, प्रॉपर रोल हो, जुडिशरी का प्रॉपर रोल हो, बट जो आधे लोग ये डिबेट करते हैं वो कई बार मुझे लगता है चाहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट का रोल हो, जो मेरे ख्याल से डेंजरस है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स विल कोलैप्स एंड फॉल।
वेदर इन 5 years और इन 10 years और 15 years अगर डेमोक्रेसी है तो, बिल्कुल। और वो ठीक भी है। तो इसलिए कोलिजियम पे जब तक बेटर सिस्टम की हम बात नहीं कर रहे, कैसे जैसे अभी जो CEC है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन में द चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने पास की थी, विल सिट, राइट। गवर्नमेंट लॉ लेके आई, उसको अमेंडमेंट कर दिया, अब अमेंड कर दिया, नया लॉ ले आई, तो ठीक है ना, जुडिशरी का रोल कम कर दिया वहाँ पे, उनका अधिकार क्षेत्र है, कम कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बट जब तक सामने लॉ नहीं आएगा, व्हाट कैन यू से कि इन वैक्यूम कि ये बेटर है। हाँ, मतलब वही दो सिस्टम्स बताओ तो सही कि कॉलेजियम नहीं तो इन दो में से कौन सा चूज इनमें क्या लाओगे, कैसे बैलेंस लाओगे, लाना चाहिए, इसमें तो सही बात है। कोई नहीं है। हाँ, अब लास्ट टॉपिक रह गया हमारा CAA। आज ही CAA को अनाउंस किया गया है कि आने वाला है। तो कब आ रहा है? अभी I just got this news के CAA is to be notified today. notified Brilliant. Sources. ये हाँ, नहीं, बट आई थिंक द होम मिनिस्टर स्पोक वन हाँ, और ट्वाइस इन द लास्ट मंथ ना, सेइंग कि हम ला रहे हैं। हाँ, तो आज नोटिफाई कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। ऑफ इंडिया न्यूज़, नुपुर ने डाला है थिंक अभी ना। यूनाइटेड यूनियन होम मिनिस्ट्री टू नोटिफाई CAA टुडे। ब्रिलियंट, आना चाहिए, मैं तो फुली सपोर्ट करता हूँ CAA को आना। देखिए, दो रीज़न से आना चाहिए। एक तो जो डिबेट बहुत हो चुकी है कि मॉरल ड्यूटी है भारत की कि प्रोटेक्ट करें उन लोगों को जिनके पास कोई और स्थान नहीं है भारत छोड़ के। ये एक प्रिंसिपल है, बट ये बिकॉज इतने साल बाद आ रहा है, मेरा कोई डिफरेंट आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट सब हम सुन चुके हैं। देखिए, अगर आप स्ट्रीट वायलेंस से या स्ट्रीट वीटो की वजह से किसी लॉ को रोक देते हैं तो वो फर्दर स्ट्रीट वीटो या स्ट्रीट वायलेंस को इंकरेज करता है। एग्जैक्टली। सो इस सरकार के टेन्योर में वी ऑल नो क्या हुआ, शाहीन बाग में किस तरह राइट्स हुए, क्या हुआ, बहुत सारी, अब से ऑप इंडिया का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आई थिंक ऑप इंडिया ने तो इस पर बहुत सारी सीरीज की हैं, डॉक्यूमेंटेड किया है, अच्छा काम किया है। कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, वो शर्जील इमाम जो चिकन नेक काटने की बात कर रहा था, और क्या डेंजरस स्ट्रैटेजी देखो, पतला सा कॉरिडोर है, 5 लाख लोग इकट्ठा कर दो, आपने देश को काट दिया। बिल्कुल। अब ये क्लासिकल केस है जहाँ पे फ्री स्पीच क्राइम बन रहा है। आई एम एन एब्सोल्यूटिस्ट, आई बिलीव फ्री स्पीच होनी चाहिए, किसी को अरेस्ट नहीं होना चाहिए फ्री स्पीच के लिए, बट ये वन ऑफ दोज केसेस है कि जहाँ पे आप सिर्फ स्पीच के माध्यम से 5 लाख लोग इकट्ठा करके भारत के 2 टुकड़े करने की बात कर रहे हो, उसका प्लान बना रहे हो। क्लासिकल, बहुत रेयर मिलते हैं मुझे इतने ओपन शट केसेस कि आप ऐसी जो बात कर रहे हो कितनी इनहेरेंटली डेंजरस बात है। तो ऐसे प्रोटेस्ट के बाद जो रीज़न है सरकार का लाने का, वो तो नोबल रीज़न है ही है, हमारी ड्यूटी है, मॉरल रीज़न है, सब कुछ है, बट उसका इस कारण से रुक जाना देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो वैलिडेट करता है कि अगर हम सड़क पे प्रोटेस्ट कर देंगे या हम हिंसा कर देंगे तो स्ट्रीट वीटो जिसको बोलते हैं, इस सरकार ने एक पॉलिटिकल वीटो ख़त्म करी है, टू गिव इट इट्स ड्यू, और बहुत बेहतरीन तरीके से ख़त्म करी है पॉलिटिकल वीटो। नहीं तो 370 कभी हटता नहीं। बिल्कुल, पॉलिटिकल वीटो ख़त्म हुई, ट्रिपल तलाक पे पॉलिटिकल वीटो ख़त्म करी। असम में मुख्यमंत्री चाइल्ड मैरिज बैन की बात कर रहे हैं और उस पे लोग आके लड़ रहे हैं कि नहीं यार कोई तो शर्म करो, मतलब क्या बोल रहे हो आप। ऑल दैट चीफ मिनिस्टर इज सेइंग इज चाइल्ड मैरिज मत करो, उस पे कर रहे हैं, राइट। तो ये स्लाइटली यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बिट्स, उत्तराखंड में तो पता ही, बट बिट्स एंड पीसेस में उस तरफ जा रहा है, अच्छी दिशा में जा रहा है। पर अब जो कानून आया हो, नोबल कानून हो, मॉरलिस्टिक रीजन से हो, सिर्फ लोग भ्रम फैला रहे हैं, भारत में किसी को अफेक्ट ही नहीं करता वो सारा अफेक्ट। सही बात। वो पर रुकने का जो रीज़न है मुझे वो बहुत डेंजरस लगता है कि उस रीज़न से अगर रुक जाए तो फिर वो आगे के लिए एक रोड मैप दे रहा है कि कोई कानून पसंद ना हो, इस तरह बैठो और रोक लो। तो इसलिए उसका आना इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे 370 का जाना ज़रूरी था। वो क्या संकेत दे रहा था, कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स थी वो साथ साथ संकेत दे रहा था कि जहाँ पे एक रिलीजियस ग्रुप मेजॉरिटी में है वहाँ पे सेपरेट कानून चाहिए होगा। वो संकेत पेपर पे और कॉन्स्टिट्यूशन में 2 नेशन थ्योरी को अलाइव रख रहा था। बिल्कुल, फॉरगेटिंग के कश्मीरी विमेन के साथ क्या हो रहा था, सोशल जस्टिस का क्या हो रहा था, वो सब है, मैं ब्रॉडर बात कर रहा हूँ। तो जब तक 370 था, हाउ आर दे रॉन्ग टू से
कि हम भारत का हिस्सा ही नहीं, हम कल अलग हो सकते हैं। महबूबा मुफ्ती कहती थी ना कि कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं दिखेगा। वो उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला या इसी ग्रुप में से किसी ने कहा था ना कि शायद यही चाहते हैं कि हम भारत से अलग हो जाएं, यही तो हमारा रिश्ता है। तो वो गलत नहीं थे भैया। 370 उनके, लीगल बात कर रहा हूँ, 370 उनके आर्गुमेंट को एक लॉजिक, एक लीगल बेसिस देता था। हम कहते थे नहीं है, पर वो कहते थे है। सुप्रीम कोर्ट ने तभी 370 की जजमेंट में कहा ना, इस पे कोई डाउट नहीं है कि कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि आर्गुमेंट्स कुछ ऐसे थे, तो दे हैड टू आंसर इट। तो वैसे ही ये सीए ना लाना, जो मॉरल ड्यूटी है भारत की, सिविलाइजेशनल ड्यूटी है भारत की, वो तो है ही है। प्लस जिस तरह रोका गया, उस बात को क्रश करना बहुत जरूरी है कि तुम इस तरह से रोक नहीं सकते, रोक नहीं पाओगे, जेल तो जाओगे और कानून भी नहीं रुकेगा। ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। इसमें ना दूसरी चीज एक ये भी थी कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में आपने सारी बात मान ली। इसी तरीके का प्रोटेस्ट था जो सीए में था, सारी बातें आपने उनकी मान ली, फिर सीए भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। सेम नहीं था उसमें। देखो मैं डिफरेंस मानूंगा, सीए में राइट्स थे, बॉम्बिंग्स थी, बहुत डिफरेंट था। आई डोंट थिंक कि दोनों सेम तरह के प्रोटेस्ट थे। दोनों प्रोटेस्ट थे पर सेम तरह के प्रोटेस्ट नहीं थे। एक में प्रॉपर बॉम्बिंग, टेरर अटैक्स हो रहे थे, भारत को 2 हिस्सों में तोड़ने की बातें हो रही थी। तो बट मेरा प्रिंसिपल यही रहेगा कि अगर आप सीए की बात कर रहे हैं, आप तो लागू जैसे हो ही बता रहे हैं और होना भी चाहिए। 4-5 दिन तो बचे हैं। अगर अभी तो एक लीगल लड़ाई जो शुरू हो जाएगी, इलेक्शन कमिश्नर पे पिटीशन डल गई है बिकॉज वन इलेक्शन कमिश्नर हैज रिजाइंड। तो 15 लोग कह रहे हैं 13 तक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के, एंड 14 या 15 को इलेक्शंस विल बी डिक्लेयर्ड, एंड देन लेट्स सी क्या होता है आगे। तो ईश भाई आप आए और थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन, मतलब जो लॉ का पर्सपेक्टिव बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से आपने चीज़ों को समझाया, तो दैट वाज रियली इम्पॉर्टेंट। और आपने बहुत अच्छे से समझाया, तो वो आपकी महारत है ही उसमें। आप बुलाते रहिए, कॉफ़ी पिलाते रहिए, हम आते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये इस तरीके से सिलसिला जारी रखेंगे। थैंक यू। आगे मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच। आप भी हमारे साथ जुड़े। राम राम।